इंग्लिश कैलेंडर जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं से लगभग 10 दिन मिसिंग हैं। तो जब डेट्स ही गलत हैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट मूलांक भाग्यांक के बेसिस पे प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं? जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम आज मान रहे हैं ये हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। आने वाले लगभग 200-250 साल में हमें जरूरत महसूस होगी कि हमें इस कैलेंडर को बदलना है, क्योंकि इसमें ऑटो करेक्शन बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट नहीं है। बट एवरीथिंग वर्क्स ऑन द मून साइन, राइट? नहीं, ये सिर्फ एक ज्योतिष का मिथ है जो पिछले 30-40 सालों में हमें अफीम की तरह चटा दिया गया है। पिछले 40-50 सालों में हमने जो ज्योतिष का जो रियल पर्पस था उसको भुला दिया है। और वो क्या था? वो था ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मेरा हमेशा मानना है कि नरियन सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट है। इसके 3 चीजें। सबसे पहले फिर वही सवाल आ जाता है, तो जो न्यूमरोलॉजी हम आज फॉलो कर रहे हैं क्या वो एक सूडो साइंस है? न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी को जो साइंस बोले वो सबसे बड़ा गलत है। यह कभी साइंस है ही नहीं। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी जो हमारा न्यूमरोलॉजी है, मतलब लोगों के बीच में एक इंटरेस्ट आ रहा है उसको जानने का कि मुझे एक लकी नाम चाहिए, एक लकी मोबाइल नंबर चाहिए, एक लकी गाड़ी का नंबर चाहिए। तो इट्स अ मोड ऑफ अ टाइम क्रिएटेड हाइप। जब किसी चीज में टाइम क्रिएटेड हाइप आता है ना, तो वहां पे अच्छे के साथ साथ बुरा भी आता है। आज हम ग्रेगोरियन फॉलो कर रहे हैं। व्हाट इफ कल सुबह बोला जाए कि अब ग्रेगोरियन नहीं फॉलो होगा, XYZ फॉलो होगा, तो क्या न्यूमरोलॉजी के सारे कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन बाद में चेंज होंगे। जितने न्यूमरोलॉजिस्ट आपको यूट्यूब पर मिल रहे हैं ना, सारे गायब हो जाएंगे। पिछले 50-100 साल या 200 साल में आ गया कि जब हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, जब हम राशियों की बात कर रहे हैं, जब नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये मिथ है, इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है। क्या बिना जेमस्टोन्स, बिना एस्ट्रोलॉजी, बिना पूजा पाठ के सिर्फ नंबर्स की मदद से लाइफ शिफ्ट हो सकती है? भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। अगर कोई ये क्लेम करता है कि भाग्य बदल सकता है, या तो साक्षात वो भगवान ब्रह्मा है, या फिर हाय सर, वेलकम टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। थैंक यू। पिछली बार हमने न्यूमरोलॉजी की बात करी, न्यूमरोलॉजी को समझने की कोशिश करी, बट जैसे जैसे हम समय के साथ चलते हैं मन में नए सवाल उत्पन्न होते हैं। इंसान की सोचने समझने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी भी चेंज होती है। और पिछले कुछ दिनों में मैंने पर्सनली ये चीज़ फिगर आउट करी कि देयर इज़ अ वॉइड जिसको फिल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू न्यूमरोलॉजी। क्योंकि अंकशास्त्र जो है वो एक बहुत ही पुरानी साइंस है जिसके बारे में कई जगहों पे बोला गया कि अंकशास्त्र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है ऑकल्ट में, पूरे ऑकल्ट सिस्टम में, कि अगर आपको एक सही प्रेडिक्शन निकालनी है तो आपको सही अंकों का सही तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आपके भाग्य को बदला जा सकता है। बदला एज इन उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, इट कैन बी हेल्पफुल। और साथ ही साथ उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस जरूर लेके आएगा। बट ऑन दी अदर हैंड, मैंने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया, एक एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला कि सर आपने जो सवाल मुझसे पूछा है ये सवाल तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट की जो दुनिया है उसको हिला देने वाला है, राइट? आज वही सवाल यहां पे है और उसी सवाल से आज के पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश कैलेंडर जिसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, बिल्कुल, से लगभग 10 दिन मिसिंग है एज कंपेयर टू द जूलियन कैलेंडर। मतलब हम टेक्निकली गलत डेट्स पे जी रहे हैं। तो जब डेट्स ही गलत हैं तो न्यूमरोलॉजिस्ट मूलांक भाग्यांक के बेसिस पे प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं? ओके। सबसे पहली चीज़, गलत और सही एक बहुत ही कॉन्टेक्चुअल टर्म है। कॉन्टेक्चुअल इसलिए क्योंकि यहाँ हमको कंपेयर करने की ज़रूरत है। इसको आंसर करने से पहले हमको एक थोड़ा रिवाइंड करने की ज़रूरत है। ठीक है। दुनिया में ब्रॉडली 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, सोलर और लूनर। सोलर कैलेंडर का मतलब वैसे कैलेंडर जो सन को बेस करते हैं, सन की मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और उसके बेस पे आपको डेट बता रहे हैं। ठीक है। दूसरा है लूनर कैलेंडर जो आपको चंद्रमा को ट्रैक कर रहा है। अब जब हम इतिहास में जाते हैं तो चाहे जूलियन कैलेंडर हो या ग्रेगोरियन कैलेंडर हो, ये दोनों सोलर कैलेंडर है। ओके। लेकिन
जब हम अपने भारतीय विजडम में आते हैं, इंडिक विजडम में, तो ऐसा नहीं कि हमारे लोगों ने सोलर कैलेंडर नहीं सोचा, इन्होंने भी सोलर कैलेंडर सोचा। लेकिन जब हम सोलर कैलेंडर को अडॉप्ट करते हैं तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये आती है कि ये लोगों से दूर हो जाता है। लोगों से दूर होने का मतलब कि जो सोलर पैटर्न है वो जो सीजनल फेस्टिवल्स हैं, जो एग्रीकल्चर सिचुएशंस हैं, उससे मिस अलाइन हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने लाया लूनर कैलेंडर को। अच्छा, कि चलो लूनर कैलेंडर यूज करते हैं, वो शायद सही हो। उसको भी ट्राई किया, बट उसके साथ दूसरा प्रॉब्लम है। उसके साथ आपको प्रॉब्लम ये मिलता है कि लूनर कैलेंडर आपको फिक्स पैटर्न पे मूव नहीं करता, मतलब आप एक रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तब इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि आप एक लूनी सोलर कैलेंडर सोचो। लूनी सोलर कैलेंडर, ओके। एक ऐसा कैलेंडर जिसमें मून को भी ट्रैक करो, सन को भी ट्रैक करो और उस हिसाब से लेके आओ, ताकि आप एक ऐसा कैलेंडर बनाओ जो प्रकृति के सीजन से भी मैच करे और इंसानों के फेस्टिविटीज से, उसके कल्चर से भी मैच करे। अब जिस हम जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर को कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक वेरिएशन आ गया जी। वेरिएशन इसलिए आया क्योंकि सिंस सिर्फ एक पैरामीटर को ट्रैक कर रहा था, तो ये लोगों के उम्मीद से या लोगों के लाइफ एक्सपेक्टेशन से दूर चला गया। अब अगर लोगों के लाइफ एक्सपीरियंसेस से दूर जाएगा, उसको आप लाइवली नहीं बना सकते हो। इसीलिए हमें करेक्शन करना पड़ा। वो एक 10 दिन का करेक्शन किया गया, ठीक है चलो उस समय एक मोनार्की थी तो करना आसान था कि भाई ये 10 दिन है, ये 10 दिन हटा देते हैं हम, सो दैट वी टर्न इनटू अ करेक्शन। अब ये जो सिस्टम है, इसको फिर कभी करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। एक और चीज बहुत जरूरी है समझने की कि जिस ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम आज मान रहे हैं, ये हमेशा ऐसा नहीं चलेगा। आने वाले लगभग 200-250 साल में हमें जरूरत महसूस होगी कि हमें इस कैलेंडर को बदलना है या इस कैलेंडर को बदलने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ऑटो करेक्शन बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट नहीं है, क्योंकि इसको एक मैनुअल करेक्शन की जरूरत है। इसको ये समझिए कि भाई मेरे घर में एक यूपीएस लगा है, लेकिन मुझे उसको ऑन करना है। अगर मैं ऑन नहीं करूंगा तो ऑटो बैकअप नहीं देगा, तो इस कैलेंडर को फर्दर करेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो चीजें हैं ना, ये वहां है। आते हैं दूसरी चीज पे, क्या ये गलत है? अब इसको बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, तभी मैंने इसको एक लंबा एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड किया ताकि हम कैलेंडर को समझें। ठीक है। और यहाँ एक और चीज समझने की जरूरत है, ये एक हमें एज अ इंडियन अपने अंदर एक प्राउड लेने की जरूरत है कि जो कैलेंडर्स हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बनाया, जिसको हम पंचांग के नाम से जानते हैं, वो सबसे एडवांस्ड सिस्टम है कैलेंडर का। और वो एडवांस्ड इसलिए है क्योंकि उसने टाइम को सिर्फ क्वालिटेटिवली एक नंबर के रूप में नहीं देखा, जबकि टाइम के एक सब्जेक्टिव क्वालिटी को भी कंसीडर किया। क्योंकि उसने सोलर को भी कंसीडर किया, लूनर को भी कंसीडर किया, और साथ ही साथ आपको एक फिक्स रेफरेंसेस देने के लिए नक्षत्रों को भी कंसीडर किया। सो इट्स द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ द कैलेंडर एवर बॉर्न। सर यहीं पे, इसी कॉन्टेक्स्ट पे, यही सवाल तो सबसे बड़ा सवाल है, और ये सवाल मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब उस पॉडकास्ट में नहीं मिल पाया जहां मैं इसको ढूंढ रहा था। बिल्कुल। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि हिंदू कैलेंडर यानी जो विक्रम संवत है, उसके हिसाब से हम 2082 में हैं इस टाइम पे, और इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम 2026 में हैं। तो न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस के लिए, न्यूमरोलॉजी को सही समझने और मानने के लिए, यानी ट्रू मानने के लिए, हम कौन से कैलेंडर को फॉलो करें? हम विक्रम संवत को फॉलो करें या ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करें? क्योंकि अगेन सर बहुत बड़ा गैप है। 2026 और 2082 में एक इतना बड़ा गैप है कि अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करूं, अपने मूलांक और भाग्यांक को समझने की कोशिश करूं विक्रम संवत के हिसाब से, तो मेरा मूलांक और भाग्यांक 4 और 6 होगा ही नहीं, और मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा हूं 4 और 6 के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मूल को 4 मानते होंगे, 5 मानते होंगे, 6 मानते होंगे, और भाग्य को 2, 3, 5, 7 कुछ भी मानते होंगे। कौन सा कैलेंडर मानो सर मैं? देखिए बिल्कुल एक बहुत ही लाजमी सवाल है कि जब हम किसी भी 2 कैलेंडर को कंपेयर करेंगे, यहाँ हमने ग्रेगोरियन और विक्रम संवत को किया, अगर हम हिजरी संवत को भी लेके जाओ 1400 समथिंग में चलेगा, तो बहुत बड़ा वेरिएशन है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ सबसे जरूरी चीज क्या है जो मुझे लगता है या मेरे अनुभव के आधार पे जो है कि हम किसको जी रहे हैं। हमारे शास्त्रों को अगर हम जाएंगे तो हमारे शास्त्रों ने हमारा जो जीवन का एक्सपीरियंस है
जिस एक्सपीरियंस को हम हर पल हर लम्हा जी रहे हैं उसको एक बहुत ही इक्वल सिग्निफिकेंस दिया है। ठीक है। आज की तारीख में जिस समय हम बैठे हैं, कोई भी इंसान दुनिया के मेजॉरिटी हिस्से में ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अपने जीवन के हर डिसीजन के लिए, चाहे वो डिसीजन आपके बर्थडे का हो एज स्मॉल एज, या आपको कोई करनी हो, तो हम सब लोगों ने कलेक्टिव अपने सबकॉन्शियस पावर से इसको इतना इंपॉर्टेंस ले लिया है, इसको इतना इंपॉर्टेंस दे दिया है कि इसको एक सिग्निफिकेंस मिल गया है। वी हैव गिवन द पावर टू द नंबर्स, ऐसा कुछ कहने वाली बात है। बिल्कुल। यहाँ पे सर अगेन एक और सवाल आता है, हम हिंदू सिस्टम के अंदर या हम एक रिलीजियस स्पेस के अंदर भी अगर बात करें और स्पिरिचुअल स्पेस के अंदर भी अगर हम बात करें और एस्ट्रोलॉजिकली इसको समझने की कोशिश करें, तो हम कहते हैं कि जो हमारा भाग्य है वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड है, प्री रिटन है, राइट। और हम उस पूरी एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन को पंचांग के हिसाब से और विक्रम संवत के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो मैंने एक तरफ तो अपने पंचांग को, अपने एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम को, अपने विक्रम संवत को अपनी लाइफ में एम्बेड कर दिया बाय बर्थ, क्योंकि मैंने अपनी सारी कुंडली, ग्रह, नक्षत्र जो भी समझे वो विक्रम संवत के हिसाब से समझे, राइट। बट मैं कैसे उस सिस्टम को साइड करके एक ऐसे सिस्टम को मानना शुरू कर दूं जहां पे मेरे विक्रम संवत से जो मेरे डेट और कैलकुलेशन है वो अलग है और जो करंट सिचुएशन है उसकी कैलकुलेशन अलग है। आई माइट बी साउंडिंग अ लिटिल कंफ्यूज्ड बिकॉज येस देयर इज अ बिग कंफ्यूजन कि मेरी कुंडली में तो कैलकुलेशन सारी की सारी विक्रम संवत और पंचांग के हिसाब से, और मैं रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर एट प्रेजेंट जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं ग्रेगोरियन के हिसाब से। देखिए बिल्कुल एक बहुत ही वैलिड कंफ्यूजन है। हाँ। और होना भी चाहिए। हाँ, बहुत लोगों को होगा, बहुत लोगों को होगा। हाँ। इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ। इसको देखिए, सिंपल थिंग क्या है यहाँ समझने की जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि जब हम विक्रम संवत को फोकस कर रहे हैं, विक्रम संवत को सोच रहे हैं, तो आज की तारीख में अगर हम किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, किसी भी टूल पे जाते हैं, किसी भी तरीके से बनाते हैं ना, वहाँ भी वो ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करने लगे। भले ही वो लिखेंगे शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, प्रथमा तिथि, ये संवत्सर, बट जब उसको रेफरेंस करते हैं बोलचाल की भाषा में या जब भी उसको कोडिफाई करते हैं, कोडिफाई उसको ग्रेगोरियन में करते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो एक बेटर क्लैरिटी देगी। अब एक एग्जांपल के तौर पे पहले समझते हैं कि हमने एक प्लांट को लगा दिया, यहाँ पे इस टेबल के सामने एक प्लांट लगा दिया और इस कमरे को क्लोज कर दिया। प्लांट नॉर्मली सीधा चलना चाहिए, यही प्लांट का पैटर्न है। लेकिन अगर मैं इस कमरे से कहीं से सूरज की रोशनी लाऊं तो प्लांट न चाहते हुए भी सूरज की रोशनी की तरफ झुक जाएगा। अग्री। जो उसका नेचुरल पाथ नहीं है, उसको सीधा ग्रो करना है, बट फिर भी वो सूरज की रोशनी की तरफ बेंड कर गया। बट ये तो सर साइंटिफिक है ना। ये साइंटिफिक है। वो बेंड करेगा क्योंकि उसको उसकी जरूरत है, उसने खुद को अडेप्ट कर लिया। राइट। यही हमारे साथ है कि हमने आज की तारीख में अपने जीवन शैली में, अपने जीवन के फैसलों में, जीवन के मोमेंट्स में ग्रेगोरियन कैलेंडर को एम्बेड कर लिया है। हमारे लिए जो विक्रम संवत है या ये सिर्फ और सिर्फ एक लिखे हुए पेपर की तरह जिसको हम जी नहीं रहे हैं, जिसके अनुभव को हम जीवन में अडॉप्ट नहीं कर रहे। देखिए, दोनों ही एक डेस्टिनेशन पूरा कर रहा है, बहुत सेम जगह रहा है, बस देखने का दो नजरिया है। कैसे? मैं बताता हूँ। अब अगर मैं आपको डिस्टेंस किलोमीटर में बोलूँ या माइल में बोलूँ कि या मैं दिल्ली में बैठे हैं अभी, हम मान लेते हैं हमें दिल्ली से गुड़गांव चलना है या दिल्ली से मुंबई जाना है। आपने बोला इतने किलोमीटर है, मैंने बोला XYZ माइल है। हम दोनों पहुँचेंगे सेम डेस्टिनेशन पे, लेकिन हम दोनों का जो क्वांटिटेटिव यूनिट होगा वो डिफरेंट होगा। तो जो हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं विक्रम संवत के बीच में और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच में, वो उसके क्वांटिटेटिव नेचर पे कर रहे हैं कि उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है। न्यूमेरिक वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है। जो उसके पीछे का क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस है, जो उसका डिवाइन सिग्निफिकेंस है, वो दोनों सेम है, वो दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए हमें यहाँ पे इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम सेम चीज को रेफर कर रहे हैं। वो एक सिमिलर, जो अगर हम उस समय के आकाश को या उस समय के कॉस्मिक पैटर्न को देखें तो हम सेम चीज ही देख रहे हैं, बस अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। इसलिए हमारा जो नंबर न्यूमेरिक वैल्यू है वो अलग अलग आया है। सर, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से वी बिलीव इन चंद्र कुंडली। एग्री? नहीं।
हम चंद्र कुंडली के हिसाब से नहीं चलते? नहीं, हम किस कुंडली के हिसाब से? देखिए, अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो ज्योतिष में बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, बट प्राइमरी जो है वो लगन और चंद्र कुंडली के हिसाब से ही चीजों को देखा जाता है। नहीं, ये एक मिथ है। ओके, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। ओके, अगर हम मुख्य तौर पे बात करें तो ज्योतिष में 3 कुंडलियां इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है। लग्न, सूर्य और चंद्र। ठीक है, इन्हीं तीनों के आधार पे सुदर्शन चक्र का निर्माण होता है। ठीक है, और इन तीनों की उस व्यक्ति की कुंडली में क्या स्थिति है, मतलब वो मजबूत है, मजबूत नहीं है, ये तय करेगा कि हम किसको वेटेज दें, किसको प्रायोरिटी दें। मतलब ये रूल नहीं है कि यही प्रायोरिटी लेगा, ये प्रायोरिटी आपके लिए और मेरे लिए अलग अलग हो सकता है। ये तय करेगा हमारी कुंडली, कि हमारी कुंडली ही तय करेगी कि कौन ज्यादा प्रायोरिटी ले रहा है। ये 3 तो हो गया जो हमको मिला, लेकिन इसके अलावा भी ज्योतिष में आपके नाम के आधार पे कुंडली बनाई जाती है। तो वर्चुअली हमारा जो जीवन है वो 4 पिलर्स का एक टेबल के रूप में, एक चेयर के रूप में समझ सकते हैं, जिसका एक जो पिलर है वो लग्न है, दूसरा सूर्य है, तीसरा चंद्रमा है और चौथा नाम है। ये चारों पिलर मिलकर तय करेंगे हमारे जीवन में क्या होगा। बट हम लोग तो चंद्र जो हमारे मून साइंस हैं, बट एवरीथिंग वर्क्स ऑन द मून साइन, राइट? नहीं, ये सिर्फ एक ज्योतिष का मिथ है जो पिछले 30-40 सालों में हमें अफीम की तरह चटा दिया गया है। अच्छा। और चटाया इसलिए गया क्योंकि ये आसान है कोड करना और आसान है इस पे कंटेंट पढ़ना। ओके। चंद्रमा सारी मतलब ग्रहों में से एक ग्रह है। हाँ, ये बात सही है कि जो चंद्रमा है उसका इंसान के जीवन पे बहुत प्रभाव है, राइट। इसकी वजह यह है क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं हमारे मन पे डिपेंडेंट है और मन चंद्रमा पे डिपेंडेंट है। बट ये कहना कि सिर्फ चंद्रमा ही अपने आप में सब कुछ कर लेगा हर काम के लिए, जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें एस्ट्रोलॉजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट जब हम राशि की बात करते हैं ग्लोबल सिस्टम के हिसाब से, तो हमारा सिस्टम ये बोलता है कि आपकी जो राशि है वो आपके चंद्रमा के हिसाब से है, राइट? और जब हम बैबिलोनियन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो वो लोग सन साइन पे पूरा का पूरा उनका सिस्टम निर्धारित है। वो कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर दे बिलीव इन द सन साइन सिस्टम, कि एक इंसान पैदा हुआ उसके सन साइन को माना जाएगा। जैसे मेरा सन साइन जो है वो लियो है, राइट? और जो मेरा मून साइन है वो धनु है, राइट? तो 2 राशियों के हिसाब से बातें की जाती हैं, डेट के हिसाब से जो कि ग्रेगोरियन डेट है उसके हिसाब से लियो है, और जो विक्रम संवत के हिसाब से मेरा जो साइन है वो मून साइन के हिसाब से कैलकुलेट किया गया। इस चीज को आंसर करता हूं। यहाँ 2 प्रॉब्लम को हमने एक साथ में मिक्स कर दिया। अच्छा। हम दोनों प्रॉब्लम को पहले अलग अलग करते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज जो शायद काफी लोगों को बुरा लग सकता है बट सुनना जरूरी है, पिछले 40-50 सालों में, खासकर अगर हम या थोड़ा और पीछे चले जाएं, तो हमने जो ज्योतिष का जो रियल पर्पस था उसको भुला दिया है। और वो क्या था? वो था एक मोर पर्सनलाइज सिस्टम जो हर पर्सन पे वेरी कर रहा है, नो वन साइज फिट ऑल। लेकिन सिंस हमें इस पे कंटेंट क्रिएट करना है, हमको इसको एक मनोरंजन के रूप में देखना है, एक एंटरटेनमेंट के रूप में देखना है, तो हमें कुछ कोहर्ट्स चाहिए, वैसे कोहर्ट जिनके अंदर कुछ सिमिलरिटी है, और वो कोहर्ट्स हमें बड़े आसानी से राशियों के रूप में मिले, तो दैट सोल्ड कि चलो हमने राशियों पे बना दिया। जब लोग राशियों पे थक गए तो हमने मूलांक भाग्यांक पे बनाना शुरू कर दिया, और इस तरह के कोहर्ट्स बनते चले गए। ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। असली मायने क्या है फिर? आता हूं। असली मायने है जब हम अपने शास्त्रों की बात करते हैं, वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, या वैदिक ज्योतिष से भी एक कदम पीछे चलते हैं। वैदिक ज्योतिष के पीछे वेदांग ज्योतिष, वो हिस्सा जो समय को तय करता है, जो काल की गणना करता है, जो ये तय करता है कि जो समय है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसने कभी भी इसकी चर्चा की ही नहीं। वहां पर हमेशा एक चर्चा आई कि भाई आप 4 चीजों को मानोगे, कि कोई व्यक्ति को अगर मुझे समझना है तो वो 4 एलिमेंट से बना है, चाहे मैं हूं या आप हो। वो है उसका लग्न, सूर्य, चंद्र और उसका नाम। ये चारों उसके बिल्डिंग ब्लॉक है। ये चारों मिलके उसको एक आइडेंटिटी देंगे। जैसे मैं मान लिया, अगर एग्जांपल के तौर पर एक लग्न ले लेते हैं, मेष लग्न ही ले लेते हैं, पहला राशि है, आसान रहेगा। तो मेष लग्न और मेष राशि उसकी एक आइडेंटिटी है, मेष लग्न और वृष राशि उसकी अलग आइडेंटिटी है। जो है तो मेष लग्न वाला ही, बट वो एक सब टाइप बन गया।
तो हमें ऐसे इन चारों के आधार पे आपको मैथमेटिकल आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ये क्या है, ये टीआरपी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि यहां तक पहुंचने में समय लगेगा, ये कैलकुलेशन सबके समझ में नहीं आएगा। तो हमने इसको एक आसान कर दिया, चलो चंद्रमा की राशि पे बात कर लो। अब इसके पीछे जो मेरा मानना है कि जो ये बहुत पुरानी बात नहीं है, पिछले 200-250 साल में जो ये हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि लोग, उस समय के ऋषियों मुनियों का मानना था कि लोग उतना याद नहीं रखेंगे चीज़ों को। तो हमने बोला चलो चंद्रमा की राशि को पॉपुलर कर दो ताकि लोग एटलीस्ट मन को तो संभालेंगे। तो ये एक सिंपल अप्रोच था कि जब आप हर चीज़ को खो रहे हो तो एक डूबते को एक तिनका पकड़ा दो, जिस तिनका को पकड़ लो। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, हमारे पास कैपेबिलिटी भी है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज भी है और वो विजडम भी है उन चारों चीज़ों को समझने का, उन चारों चीज़ों को जानने का, कि हम इसको जब भी देखें हमेशा एक ऐसे सिस्टम के रूप में देखें जहां पे सन साइन, मून साइन, लग्न और नाम चारों को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये तो हुआ पहला पहलू। ठीक है। दूसरा पहलू, अब यहां पे एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली इसको आंसर करूंगा, मतलब राहुल द्रविड़ की तरह नहीं, सहवाग के स्टाइल में इसको खेलेंगे। ठीक है। ग्रह किस राशि में है किसी भी समय, इसको देखने का दो तरीका होता है, सायन और निर्यन, सिडेरियल एंड ट्रॉपिकल। यही डिफरेंस है एक हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के डेट से और एक विक्रम संवत के डेट से। जो सायन सिस्टम को मानने वाले उनको लगता है वो सही है, जो निर्यन है उनको लगता है निर्यन सही है। जो हमारा वैदिक ज्योतिष है या जो हमारे वैदिक प्रिंसिपल के हिसाब से हम चलते हैं, हम निर्यन को वेटेज देते हैं। जो वेस्टर्न बिलीवर्स हैं वो सायन को ज्यादा बिलीफ देते हैं। okay. लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे जानने की ये है कि अगर हम घड़ी को थोड़ा पीछे ले जाए, ज्यादा नहीं 5-6 हज़ार साल पहले पीछे, तो दोनों सेम थे। मतलब ज्यादा नहीं जाना, 5-5.5 साल पहले हमारे पृथ्वी की आयु उससे कहीं ज्यादा बड़ी है जी। तो अगर हम पृथ्वी की आयु के 10% समय को भी ना ले और जस्ट अपने आप को 5 साल रिवाइंड करें, और ये एक ऐसा चीज है कोई भी वैलिडेट कर सकता है, आप कुछ मत करिए, दोनों ही सिस्टम से कैलेंडर बना लीजिए, यू विल गेट एन आइडिया। अच्छा, कि भाई जो उस समय की राशियां थी आज से 5-5.5 साल पहले वो सेम था, तो उस समय आपका आंसर दोनों जगह सेम आता। अब हुआ ये कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी बदल रही है। अब सिंस पृथ्वी खुद को बदल रही है तो दोनों सिस्टम्स के बीच में डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस आज की तारीख में इतना बड़ा है कि वो 1 महीने का डिफरेंस है। और एक और चीज मैं यहां ऐड कर दूंगा कि अगर हमने इसको अभी सॉल्व नहीं किया तो ये हर 84 ईयर्स पे एक दिन का ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। तो वर्चुअली यहां पे ये एस्ट्रोलॉजर का एक्सपर्टाइज है कि वो कैसे दोनों को एक साथ एक रास्ते पे बांधे। तो एक मैथमेटिकल कॉन्ड्रम है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे और अपने अनुभव के आधार पे देखूं तो मेरा हमेशा मानना है कि निर्यन सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट है। और इसकी वजह बताऊंगा, इसलिए नहीं कि हम निर्यन फॉलो करते हैं वेदों में इसलिए सही है। इसके 3 चीजें। सबसे पहले, निर्यन सिस्टम एक ऐसा है जिसमें ऑटो करेक्शन एम्बेड है। जब हमारे ऋषि मुनियों ने कैलेंडर बनाया तो उनको एक कमी महसूस हुई कि भाई ऐसा तो समय आएगा जब दिक्कत आएगी, तो क्या करें। उन्होंने एक प्रिंसिपल लाया कि भाई अधिक मास बना देते हैं, कि हर कुछ सालों पे एक अधिक मास आएगा जो उस मैथमेटिकल जो डिफरेंस आएगा सोलर कैलेंडर और लूनर कैलेंडर को, उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। तो वो बाय डिफॉल्ट एम्बेडेड है। जो सायन है वो कंपैरेटिवली मेरे ओपिनियन में एक्यूरेट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो आज की स्थिति में जो प्रकृति के अंदर हम जाके उस सूर्यों की राशि को देखने की कोशिश करें तो वो उससे मैच नहीं करता है। ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए। तो विक्रम संवत जो सिस्टम है वो हमारे पौराणिक वैदिक सिस्टम से चल रहा है और वो ऑटोमेटिकली चीजों को चेंज करता है, राइट? बिल्कुल। एंड दैट इज द ट्रू फॉर्म ऑफ अंकशास्त्र ऑल्सो। बिल्कुल राइट। फिर वही सवाल आ जाता है, तो जो न्यूमरोलॉजी हम आज फॉलो कर रहे हैं क्या वो एक सूडो साइंस है, या लोगों ने इसको आधा अधूरा ज्ञान समझ के इसका एक बिजनेस बना दिया है? चलिए इसको मैं आंसर करता हूँ। हाँ, ये बड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है।
ऑनेस्ट इसका आंसर क्या है ना कि इस सारे सवालों का आंसर ढूंढने के लिए कभी कभी मजाक में अपने क्लासों से बोलता हूं, हमें टाइम मशीन बनाना पड़ेगा कि टाइम मशीन बना के जाके देखना पड़ेगा कि आखिर क्या हुआ। एंड आई एम वेरी सीरियस ऑन इट। I definitely see. देखिए अभी पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि जो हमारा न्यूमरोलॉजी है वो लोगों के बीच में एक मोमेंटम बना रहा है। किस तरीके का? मतलब लोगों के बीच में एक इंटरेस्ट आ रहा है उसको जानने का कि मुझे एक लकी नाम चाहिए, एक लकी मोबाइल नंबर चाहिए, एक लकी गाड़ी का नंबर चाहिए, ये वाला कलर मिलेगा। तो इट्स अ मोड ऑफ अ टाइम क्रिएटेड हाइप। जब किसी चीज में टाइम क्रिएटेड हाइप आता है ना तो वहां पे अच्छे के साथ साथ बुरा भी आता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस, तो वैक्यूम तो रहेगा नहीं, कोई ना कोई तो उसको फिल करेगा। राइट। अब वो जो फिल कर रहा है क्या वो सही है या क्या वो गलत है, ये एक बहुत डिफरेंट डिस्कशन है जिसपे शायद हमारा स्कोप ऑफ कन्वर्सेशन नहीं है। मैं एक कदम पीछे आता हूँ। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर को हमने अपने जीवन में अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है। ये समझना कि न्यूमरोलॉजी ग्रेगोरियन कैलेंडर पे डिपेंडेंट है ये गलत है। ओके, न्यूमरोलॉजी हर कैलेंडर पे, अगर कोई ऐसा कंसेंसस बने कि हम आज के बाद इस कैलेंडर को नहीं मानेंगे, हम कोई नया कैलेंडर ले लें, वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आज हम ग्रेगोरियन फॉलो कर रहे हैं, व्हाट इफ कल सुबह बोला जाए कि अब ग्रेगोरियन नहीं फॉलो होगा, XYZ फॉलो होगा, तो क्या न्यूमरोलॉजी के सारे कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन बाद में चेंज होंगे, जितने न्यूमरोलॉजिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल रहे हैं ना सारे गायब हो जाएंगे। सर फिर मैं वहीं खड़ा हो गया आके अंधेरे में। मतलब हूँ सर, मैं क्यों बोल रहा हूँ ना कि एक तरफ मैं विक्रम संवत की बात कर रहा हूं जहां आपने खुद इस बात की पुष्टि करी है दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड साइंटिफिकली प्रूवन नंबरिंग सिस्टम, जहां पे ऑटोमेशन होती है। जब पोल्स चेंज होते हैं, पोजीशन चेंज होती है, अर्थ की एवरीथिंग, ग्रह नक्षत्र सबकी पोजीशनिंग के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है, राइट। ऑन दी अदर हैंड मैं एक ऐसे सिस्टम पे बिलीव कर रहा हूं जिसको कल कोई आएगा उठ के और बोलेगा कि ये भी सिस्टम बदल गया, तो ये तो फिर वही वाली बात है ना जो उन सर ने बोला था कि ये तो एस्ट्रोलॉजर्स को छोड़ो, ये तो मेरी भी जिंदगी को बिल्कुल हिला देने वाली बात है कि कल मेरा सब कुछ ही बदल जाएगा। मैं दो चीजों को आंसर करता हूँ, पहले आपके सवाल को आंसर करता हूँ, फिर दूसरा आंसर। राइट। देखिए जिस दिन ये सिचुएशन आएगा और जरूर आएगा, अभी बात करूंगा कब आएगा, बट ये सिचुएशन बहुत दूर नहीं, हम इसको जरूर देखेंगे और जल्दी ही देखेंगे। अच्छा, हम भी देखेंगे। वाह, क्योंकि हम से बहुत दूर ये सिचुएशन नहीं है, हम जहाँ पे हैं उस सिचुएशन के पास में। देखिए सबसे पहली चीज, न्यूमरोलॉजी सिर्फ मूलांक और भाग्यांक नहीं है, ठीक है। ये एक मिथ है जो न्यूमरोलॉजी में आ गया। न्यूमरोलॉजी उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, न्यूमरोलॉजी कहीं ज्यादा उससे सिग्निफिकेंट है। डेट ऑफ बर्थ आपके न्यूमरोलॉजी का एक सबसे बड़ा एलिमेंट, एक छोटा सा कंपोनेंट मात्र है, सब कुछ नहीं है जी। यहाँ मैं एक पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष में भी आपके डेट ऑफ बर्थ को और आपके नाम को इक्वल वेटेज दिया गया है। ये बहुत क्लियर है। ये एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने ओपिनियन से कर दिया, नहीं डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि जितने हमारे ज्योतिष के क्लासिक्स हुए, क्लासिक्स का मतलब वैसी किताबें जो कम से कम 4-5 हजार साल पहले लिखी गई है, सबने नाम को इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल सिग्निफिकेंस दिया है, पहली चीज। अब आते हैं न्यूमरोलॉजी में। न्यूमरोलॉजी भी यही बात कह रहा है कि भाई दोनों इक्वल है, कि दोनों का इंपॉर्टेंस है। आपकी बात ही बिल्कुल सही है कि अगर कल को कैलेंडर बदल जाएगा तो हमें इसको बदलने की जरूरत पड़ेगी, और ऐसा इतिहास में हो चुका है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले इतिहास में यह काम हो चुका है कि इतिहास। तो एक चीज समझने की जरूरत यह है कि जितने कैलेंडर्स की हम बात करते हैं, अगर हम पिछले लगभग 5-7 हजार साल की बात करें जिसका एक रिटन इतिहास हमको मिल जाएगा, उस रिटन इतिहास में क्या हम देखें तो लगभग 200 से 250 कैलेंडर सिस्टम्स हुए, और हर कैलेंडर सिस्टम का अपना ज्योतिष हुआ है। आज जिस विक्रम संवत को हम मान रहे हैं, यह विक्रम संवत सिर्फ 3000 साल पहले आया है। यह भी पृथ्वी की पूरी आयु को कवर नहीं किया है, मतलब इस विक्रम संवत के पहले भी कुछ था
क्योंकि समय तो अजन्मा है, समय तो अनंत है, तो समय हमेशा था। तो हर समय कैलेंडर इवॉल्व करता है, और जैसे ही कैलेंडर इवॉल्व करेगा तो चाहे वो ज्योतिष हो या अंक ज्योतिष हो, दोनों को इवॉल्व करने की जरूरत है, दोनों को बदलने की जरूरत है। हाँ, आज की तारीख में जिस समय हम बैठे हैं, इस समय में ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक यूजेज मिला हुआ है, और उस यूजेज की वजह से उसको लिवरेज मिल रहा है, और उस लिवरेज का हम पे इंपैक्ट है। इट्स लाइक कि आपके माइंड को मैंने कंडीशन कर दिया कि आप इस चीज को अज्यूम करें या आप इस चीज को माने। इट्स कि मैंने आपके अवचेतन मस्तिष्क में इसको कोड कर दिया, तो हम उस कोड की वजह से इंपैक्ट हो रहे हैं। क्योंकि हम जब इंसान, एक बच्चा आता है, पैदा हो रहा है, वहां से वो हर चीज में अपने जीवन के 90% हिस्से में ग्रेगोरियन कैलेंडर्स की चर्चा कर रहे हैं। तो वो उसकी लाइफ में एम्बेड होता चला जा रहा है, और वो एम्बेडिंग उसको इंपैक्ट कर रही है। कल कोई कैलेंडर रिसेट हो जाए, पूरा न्यूमरोलॉजी बदल जाएगा, और जल्दी होगा। मतलब कल को अगर कैलेंडर चेंज हो जाता है और आज हम 2026 में चल रहे हैं, और मानते हैं कि कल सुबह कैलेंडर सिस्टम चेंज हो जाएगा और फिर हमें बोलेंगे कि हम 2026 में नहीं 2040 में चल रहे हैं, फॉर से लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन हियर। सो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो 1993 है, क्या वो भी 10-15 साल ऊपर नीचे होगी? बिल्कुल करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 15th सेंचुरी में जब जूलियन से ग्रेगोरियन में लोग आए तो उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर ली होंगी। नहीं, उन्होंने नहीं करी। ये फिर काम हमें क्यों करनी पड़ेगी? मैं इसको आंसर करता हूँ। ये काम एस्ट्रोलॉजर्स का है। देखिए, अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि हम एक अभी मिसफिट ह्यूमंस पे बैठे हैं जी। कल आपने फैसला किया कि मैं इस मिसफिट ह्यूमंस को कुछ दूसरा नाम दे दूंगा, उससे आप तो वही रहेंगे ना, आपकी आइडेंटिटी बंद नहीं होगी। हम सिर्फ उस लेबल को चेंज कर रहे हैं। ये जिस कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक लेबल है, लेबल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसको इसके लेबल के वैल्यू पे ही रखते हैं। चाहे हम विक्रम संवत की बात करें, जो विक्रम संवत आज हम देख रहे हैं ये सिर्फ 3000 साल पुराना है। इससे पहले भी दूसरे कैलेंडर्स थे, इसके पीछे भी कैलेंडर्स रहे हैं। तो कैलेंडर्स हमेशा इवॉल्व करते हैं समय के साथ। जब कैलेंडर्स इवॉल्व करते हैं उससे पर्सन इवॉल्व नहीं करेगा, बट हमारा कैलकुलेशन सिस्टम इवॉल्व करेगा। हमें पहुंचना वही है, बस पहुंचने का रास्ता बदल जाएगा, और वो रास्ता तय करेगा कि हमारी मंजिल क्या है। So too complicated, sir. हाँ, This is something कि अब ये तो फिर बिल्कुल ही अनसर्टेन हो गया ना। हम तो एक सिस्टम को बिलीव कर रहे हैं टू गेट सर्टेनिटी अबाउट लाइफ, अबाउट थिंग्स, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और अगर यही अनसर्टेन है तो इस हिसाब से तो फिर हम कहेंगे कि न्यूमरोलॉजी एज अ सिस्टम भी इट इज नॉट 100% करेक्ट। देखिए, मैं इसको आंसर करता हूँ। ये कहना गलत है। कैसे गलत है सर? जब आप खुद ही बोल रहे हो एक तरफ कि जो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो समय के साथ बदला जाएगा। बिल्कुल, राइट, और वो बदल जाएगा। बिल्कुल। तो अगर मैं विक्रम संवत के हिसाब से फलानी डेट पे पैदा हुआ और मैं ग्रेगोरियन के हिसाब से फलानी डेट पे पैदा हुआ, फॉर से, तो पहले तो मैं ही एक गलत सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बायस हो गया ना। एक सिस्टम और दो सिस्टम के बीच में तो डिफरेंस क्रिएट हो ही गया ऑलरेडी। बिल्कुल। अब कल एक नया सिस्टम आ जाएगा, अब मेरी एक और कंफ्यूजन बढ़ जाएगी कि मैं विक्रम संवत को मानूं, जो कि आप खुद बोल रहे हो कि एक बहुत ही एडवांस सिस्टम है एंड इट इज एक्यूरेट एंड इट इज ऑटोमेटिकली चेंजिंग इटसेल्फ। बिल्कुल। तो फिर मैं विक्रम संवत को क्यों नहीं मान रहा? सिर्फ उसी को क्यों नहीं मान रहा? क्यों मान रहा हूं मैं ग्रेगोरियन को, और मैं क्यों मानूं आने वाले नेक्स्ट कैलेंडर को भी? मैं इसको आंसर करता हूँ। देखिए, जब हम विक्रम संवत की बात करते हैं ना, तो विक्रम संवत भी क्या है? 2083 है, 2083 है, मतलब लगभग 2100 साल पहले आया है। उससे पहले क्या था भाई? ये सोचने की जरूरत है ना कि अगर हम विक्रम संवत को 2083 माने, जो है, मानना नहीं वो है, ठीक है, तो विक्रम संवत भी तो लगभग 2100 साल पहले आया है। मतलब हमको उसको भी रिथिंक करनी जरूरत है। विक्रम संवत से पहले भी कुछ था। ठीक है। देखिए, ये जो कैलेंडर के नाम है, चाहे वो विक्रम संवत हो, चाहे वो शक संवत हो, चाहे वो ग्रेगोरियन कैलेंडर हो, चाहे जूलियन कैलेंडर हो, चाहे वो हिजरी सत्र हो, ये सारे के सारे सिर्फ लेबल है। ये लेबल से ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे जो छुपा है वो छुपा है समय को पढ़ने का तरीका, कि आप उस समय को पढ़ेंगे कैसे, उस समय को जानने का तरीका। और वो तरीका क्या है? वो तरीका, इट्स अ मोड ऑफ अ साइंटिफिक प्रिसीजन,
कि आप उस समय को पढ़ते कैसे। उस समय को पढ़ने का तरीका 3 हो सकता है। एक तो सूर्य, क्योंकि एक कांस्टेंट है, इटर्नल है। ठीक है। दूसरा चंद्रमा, और तीसरा आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए स्पेस में, जो आपको हेल्प करे, जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप हर चीज को डिफाइन करें, जिसको रेफरेंस पॉइंट अपना बनाए, जो आपका एक नक्षत्र है, जो आपके पंचांग का एलिमेंट है, जिसको आज हम पंचांग समझते हैं, बट उसको ये भी समझ सकते हैं कि पंचांग ना एक ऐसा टूल है, एक ऐसा माध्यम है जो मुझे समय को समझने में मदद कर रहा है। सो बेसिकली आप एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हो। बिल्कुल राइट। एस्ट्रोनॉमी है तो एस्ट्रोलॉजी है। बिल्कुल। और हमें एस्ट्रोलॉजी पे पूरे रूप से विश्वास करना चाहिए, बिल्कुल, अगर हमें अपने सिस्टम को सही तरीके से समझना है। बिल्कुल सर, यहाँ पे ना बड़ा एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में है कि अगर मैं एक चीज को जानता हूं जो कि 3000 साल पहले से एग्जिस्ट करती है, राइट, तो मेरा मानना यह है कि मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए ज्यादा, ना कि उस चीज पे जो कि 400, 500, 600 साल पहले ही आई है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। जूलियन कैलेंडर भी कोई ज्यादा पुराना नहीं है। बिल्कुल फैक्ट है। राइट। ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कोई ज्यादा पुराना नहीं है। फैक्ट है। हम ग्लोबल ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये 500-600 साल के अंदर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे पास आई और हमने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल। सवाल शुरू से यही है कि अगर मेरे पास एक 3000 साल पुराना सिस्टम है जो कि वैलिड है, वैलिडेटेड है, जिसको लोग एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, तो फिर मैं एक ऐसे सिस्टम को फॉलो क्यों करूं अपनी लाइफ में जो कि अभी 400-500 साल पहले है। आप मुझे चलो ये बताओ कि एक इंसान है जो 70 साल पहले पैदा हुआ था, ठीक है, और एक इंसान है जो 40 साल पहले पैदा हुआ। आप किसकी बातों पे ज्यादा विश्वास करोगे? आंखों देखी किसकी ज्यादा सही होगी, 70 साल वाले की या 40 साल वाले की? दोनों की सही हो सकती है। कैसे? उसने जो चीज देखी, एक्सपीरियंस किया, ठीक है, वो अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन को सही बता सकता है, वो 40 साल वाला बंदा बता सकता है? 40 साल वाले अपने सिचुएशन को बता सकता है। आप नहीं बता सकते ना सर। तो मैं तो बात कर रहा हूं ना कि 1965 में एक इंसान पैदा हुआ, राइट, 1977 में उसके साथ एक चीज भी थी, उसके साथ भी थी, वो उसको ज्यादा एक्चुअल और फैक्चुअल बताएगा ना कि एक इंसान जो 1995 में पैदा हुआ। बिल्कुल राइट। तो जब मेरे पास एक बिलीफ सिस्टम है जो कि 3000 साल पुराना है, राइट, मैं उसको क्यों नहीं बिलीव कर रहा? मैं क्यों 400-500 साल पुराने बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर रहा हूं, जिसको आप खुद कह रहे हो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट कि इट इज मोर फैक्चुअल एंड ऑटोमेटेड, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। मैं इस चीज को इसमें कोई शक नहीं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर नया है, ये फैक्ट, ठीक है। आपकी ये बात भी फैक्ट है कि जो विक्रम संवत है वो ज्यादा पुराना है, ठीक है, दोनों ही चीजें वैलिड हैं। अब यहाँ जरूरी क्या है कि हम अगर हम दुनिया की आबादी को देखें, 8 अरब की आबादी को, तो अगर हमें चॉइस मिले तो हमें बिल्कुल विक्रम संवत चूज करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये करने से, ये एडॉप्शन करने से न्यूमरोलॉजी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। न्यूमरोलॉजी फिर भी एग्जिस्ट करेगा, न्यूमरोलॉजिस्ट के एग्जिस्टेंस में सवाल उठा सकते हैं। हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ सर कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि न्यूमरोलॉजी तो मैं मना कर ही नहीं रहा कि एग्जिस्ट कर रही है, अंकशास्त्र की बात तो हुई है, ठीक है, राइट। एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है तो उसके साथ चलने वाले बहुत सारे ऐसे ऑकल्ट्स हैं जिन पे हम विश्वास कर रहे हैं। नहीं, ये एक फ्रेमिंग ऑफ थॉट्स है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। करेक्ट करो सर, बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ सबसे जरूरी चीज क्या है, हम थोड़ा सा लंबा मैं आंसर करता हूँ इसको। हाँ, डेफिनेटली। पहले हमें समझने की जरूरत क्या है ना कि एक बहुत बड़ी सच्चाई है, एक बहुत बड़ा, आज की अगर हम दुनिया को देखें तो इसमें ब्रिटिशर्स का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पे एक अच्छे खासे समय तक रूल किया। और रूल 2 तरह से होता है, एक होता है कि आपने फिजिकल प्रेजेंस किया और दूसरा आपने एक साइकोलॉजिकल प्रेजेंस अपनाया, जिनके साइकोलॉजिकल सिग्नेचर्स को, जिनके इम्प्रिंट्स को आप आज भी कैरी कर रहे होते। तो हम सब जितने लोगों की हम मेमोरीज की बात कर रहे हैं, जिनकी अपनी याददाश्त हैं, जिनकी लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे उसी सिनेरियो में हुए हैं, उसी सिचुएशन में हुए हैं जो उस ग्रेगोरियन कैलेंडर के छाप में या उस जूलियन कैलेंडर के छाप से ही जी के निकले। आज की तारीख में जो 8 अरब की आबादी है दुनिया की, वो उसी कैलेंडर को हर पल, हर लम्हा जी रहा है, हर मोमेंट जी रहा है, हर रेफरेंस में जी रहा है। बट हाँ, अगर मैं इसको ऐसे सोचूं
कि क्या अगर हम विक्रम संवत को अडॉप्ट कर ले अपने जीवन में कि नहीं भाई आज से मोदी फैसला करे कि नहीं हमको तो भाई विक्रम संवत ही यूज करना है, ये भारत के भविष्य का सबसे बढ़िया फैसला होगा। इससे भारत का भी भला होगा और हर भारतीय का भला होगा कि अगर हम इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को छोड़कर हम अपने विक्रम संवत पर चले जाएं तो आधी जो जीवन में आने वाली समस्याएं हैं उसका समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। सर, आप एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, आप एज एन एक्सपर्ट, आप एज एन टीचर, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, कौन से सिस्टम को देख के प्रेडिक्शंस देते हो? देखिए, अब मैं इसको आंसर करता हूँ एंड इसको मैं आंसर करूँ, मैं अपने पिछले आंसर को पूरा करता हूँ। हाँ, तो मैं इसके आंसर पे आता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि विक्रम संवत हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। और यही नहीं है, मैं अपने क्लासेस में या इनफैक्ट मतलब 2026 में जब 26 आने वाली थी ना, तो मैंने एक रेमेडी भी दिया था कि भाई आपको हमारा पंचांग जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप में एक ईश्वर का स्वरूप है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा रेमेडी है। अगर कोई इंसान सिर्फ डेली अपने पंचांग का ही नाम ले ले तो वो इस आज की तारीख में उसके लिए एक मास्टर उपाय, एक रामबाण उपाय, जो उसके जीवन में बहुत कुछ देता है जो वो सोच भी नहीं सकता। ठीक है। अब आते हैं प्रेडिक्शन। देखिए, प्रेडिक्शन इन लेवल्स पे नहीं होता, ये तो सिर्फ एक टैग्स है। उस पर्ची के ऊपर क्या लिखा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है, जो व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति का मुझे प्रेडिक्शन करना है। अब उसको मैं विक्रम संवत से देखूं या उसको मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर से देखूं या उसको मैं टैरो से देखूं या कल को किसी चौथे कैलेंडर से देखूं, उससे मेरे प्रेडिक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। तो ये सिर्फ प्रेडिक्शन तक पहुंचने का एक रास्ता है, रास्ता से ज्यादा कुछ नहीं है। और आपके पास इतने सारे रास्ते हैं कि आप उस प्रेडिक्शन तक हमेशा पहुंच सकते हैं। So that states that numerology is a pseudoscience? No, definitely not. बट आपने जो भी बातें बोली उस हिसाब से तो मेरा मानने का तरीका है, राइट? दैट्स माय बिलीफ सिस्टम, बिल्कुल। दैट इज एवरीबॉडीज बिलीफ सिस्टम। बिल्कुल। फिर इसमें साइंस का रोल कहाँ गया? बिल्कुल, मैं इसको आंसर साइंस इज समथिंग दैट इज डेफिनेट, राइट? नहीं, मेरी साइंस इज डेफिनेट। साइंस में क्या डेफिनेट है ये बताइए आप। व्हाट इज डेफिनेट इन साइंस? बट हम लोग एक डेफिनेशन तो दे रहे हैं ना, एक डिफाइंड तो है ना, एक वे तो डिफाइंड है नहीं ना? डिफाइंड है। एक ऐसी चीज बताइए साइंस में जो डिफाइंड है। मैं तो साइंस को ही चैलेंज कर रहा हूं। मैं एग्जांपल देता हूं, साइंस कैसे डिफाइंड नहीं। भाई हमें बताया गया कि भाई एक ऐसा यूनिट होता है कि भाई इसको हम 1 ग्राम कहेंगे। कैसे फैसला करते हैं? भाई फ्रांस की लाइब्रेरी में एक चीज रख दिया गया, भाई इसका जो वजन है इसको आज से सब लोग 1 ग्राम कहेंगे, ये हमारा ऐसा यूनिट बन गया। तो वो डिफाइंड कहां है? वो तो आपने बोला कि भाई मान लो इसको, चलो हमने मान लिया। हम आप जो कह रहे हो साइंस भी सूडो साइंस है, तो फिर न्यूमरोलॉजी भी तो सूडो साइंस ही होना नहीं है ना? कैसे डिफाइंड कहां है? मैं इसको आंसर करता हूं। देखिए, डेफिनेशन से हम ये तय नहीं कर सकते कि वो साइंस है या स्यूडो साइंस है। मैं तो कभी बोल ही नहीं कि न्यूमरोलॉजी साइंस है। न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी को जो साइंस बोले वो सबसे बड़ा गलत है, या कभी साइंस है ही नहीं। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी एक पैरा साइंस है। पैरा साइंस? हाँ। बट आपने फिर साइंस बोल दिया। नहीं, साइंस और पैरा साइंस में बहुत अंतर है। अच्छा। साइंस एक ऐसा है जिसको आप लॉजिक से डिफाइन कर सकते हैं, जिसको आप एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में ऐड कर सकते हैं। पैरा साइंस वो है जो उस लॉजिक से बियॉन्ड है, जो उस लॉजिक से भी ऊपर है, मतलब उसका भी प्रिमिटिव फॉर्म है, मतलब वहां से लॉजिक आ रहा है, लॉजिक से वो नहीं आ रहा। सो दैट्स अ मोर क्रूडर फॉर्म ऑफ इट, या दैट्स मोर रॉ फॉर्म ऑफ इट, या रॉ फॉर्म ऑफ इमोशंस, या रॉ फॉर्म ऑफ एक्सपीरियंसेस। तो डेफिनेटली देखिए, अगेन इसको समराइज करते हैं ताकि सबके लिए आसानी हो समझने के लिए भी, कि देखिए एक बहुत बड़ी फैक्ट है, और ये अगर कोई न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सेप्ट नहीं करता है तो गलत है। ठीक है। कोई एस्ट्रोलॉजर भी एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो गलत है। कि जो हम जिन चीजों को जानते हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, ये हमारे टोटल नॉलेज का लेस देन 1% है। और ये मैं साबित कर दूंगा। हमारे भारत में लगभग 10 मिलियन से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, जिनको गवर्नमेंट ने काउंट कर लिया है कि भाई इतने तो हैं हमारे पास, जो कहीं ना कहीं हैं, we'll have to find it out। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो फिगर है 10 मिलियन का, ये भी बहुत कम है, क्योंकि इससे पहले भी रहा होगा जो एक्सटिंक्ट हो गया, खत्म हो गया। और ये मेरा मानना नहीं है, ये रिसर्च बैक्ड है। ठीक है। कि एक्सटेंशंस हुए हैं। अब कुछ लोग इस एक्सटेंशन को 60% के आसपास रखते हैं, कुछ लोग 90% के आसपास रखते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा।
लेकिन जो 10 मिलियन है हमारे पास, हमने उसके लेस देन 1% को डिजिटाइज किया है, या लेस देन 1% को हमने एक्चुअली पढ़ा है। तो जैसे जैसे हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगा, एडिशनल नॉलेज आएगा, हम चीज़ों को और अपग्रेड करते चले जाएंगे। लेकिन इससे हमारे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अब मतलब मान लिया कि मैंने एक कैलेंडर लिया, चाहे मेरा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये लोगों के जीवन का हिस्सा बन गया है। अगर लोगों की जीवन बदल गई, लोगों ने इस कैलेंडर से खुद को बाहर कर दिया, तो मुझे न्यूमरोलॉजी को इवॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब मुझे इस कैलेंडर को छोड़ के दूसरे कैलेंडर पर जानी पड़ेगी। एक पूरा का पूरा नया रिसर्च फ्रेमवर्क होगा। एक उस रिसर्च फ्रेमवर्क में हमें नए से इस चीज़ों को रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा। और ये हमेशा होता है। जैसे आप अगर मैं सिस्टम चेंज कर दूं तो मुझे सब कुछ बदलना पड़ेगा। एवरी रूल विल गेट चेंज्ड, क्योंकि वो उस टर्म्स में डिफाइंड है, वो उस स्पेक्ट्रम में डिफाइंड है। जैसे दुनिया के काफ़ी देश में दाएं चलना अलाउ नहीं है, बाएं चलना अलाउ नहीं है। आपका कंट्री तय करता है कि आप दाएं चलो या बाएं चलो, कौन सा सही है, या आपका ड्राइवर का सीट दाएं होगा या बाएं होगा। इट्स अगेन कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर ना। तो सिमिलरली आप अगर कैलेंडर चेंज करेंगे तो सब कुछ इवॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपका वो कैलेंडर स्टैब्लिश्ड है, आप उस कैलेंडर को अपने जीवन से नहीं हटा रहे हो, न्यूमरोलॉजी रिमेन्स वैलिड। अगर कैलेंडर हटा देंगे तो न्यूमरोलॉजी स्टिल रिमेन वैलिड, बट ये तरीका वैलिड नहीं रहेगा। आपको अपने तरीके को इवॉल्व करने की जरूरत है। तरीका का मतलब जो कुछ भी हम सुनते आ रहे हैं कि ये मूलांक है, ये भाग्यांक है, ये सब है, सब कुछ बदल जाएगा। यू हैव टू थिंक समथिंग न्यू, यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट। और एक पूरा का पूरा फिर एक रिसर्च फ्रेमवर्क जाएगा टू आइडेंटिफाई एंड फाइंड कि वो कौन सा तरीका है जो अब काम करेगा, जो अब लोगों के जीवन को बताएगा, जो अब लोगों के जीवन में एक पर्सपेक्टिव ऐड करेगा। और इसी को हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे या जो ज्योतिष के गुरु थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि भाई ये देश काल और परिस्थिति पे डिपेंडेंट है। ये एक जीता हुआ विज्ञान है। जीता हुआ विज्ञान का मतलब विच विल कंटिन्यूअसली इवॉल्व इटसेल्फ, विच विल कंटिन्यूअसली अपडेट इटसेल्फ। बट अब मान लेते हैं, एग्जांपल देते हैं कि जैसे हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि क्या अचानक से चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर बोला जाए कि मुझे 10 दिन करेक्शन करना है या मैं इसको 10, तो वो आप करना पॉसिबल है। बट क्या हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से बाहर जाके एक नया कैलेंडर अडॉप्ट कर सकते हैं? इसके पीछे इस हैबिट को चेंज करने में, लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस में जीने के लिए आपको एक बहुत लंबा समय जाएगा। मतलब सिविलाइजेशन हैज टू डाई एंड अ न्यू सिविलाइजेशन हैज टू बी बॉर्न, तब जाके आप इसको एस्टैब्लिश कर पाएंगे। जो जूलियन से सीजर हुआ ना, वो एक मैथमेटिकल करेक्शन था, उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। और वो मैथमेटिकल करेक्शन हमने हर जगह कंसीडर किया है, चाहे आज के मॉडर्न फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी को ले ले या किसी को ले ले। तो इट्स अ मोर ऑफ अ मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन, जो सिर्फ आपके तरीके को इन्फ्लुएंस करता है, आपके रिजल्ट को नहीं। रिजल्ट यू रिमेन दैट इंडिपेंडेंट ऑफ इट। उस रिजल्ट तक पहुंचने का रास्ता कोई भी क्या फर्क पड़ता है। सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी हम इंडिपेंडेंटली ना यूज करके उसको एस्ट्रोलॉजी के साथ ही यूज करें तो ही सही रास्ता, सही प्रेडिक्शन निकल पाएगी। गलत, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूमरोलॉजी, अगर हम एक सिस्टम में बिलीव कर रहे हैं, फिर वहीं पे बात आके खड़ी हो जाती है कि हमने सिस्टम को समझा एंड इट इज बीइंग फॉलोड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? ठीक है। और बाद में सिस्टम चेंज हो गया, हमने उसको अडेप्ट कर लिया, ठीक है, राइट? जो अडेप्टेड सिस्टम है उस पे हम विश्वास कर रहे हैं, हमने उस पर विश्वास करना शुरू किया, तो वो आप कह रहे हो कि वो हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ हमारी लाइफ में एक मतलब पैरेलली चलना स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है? उससे हमारा भाग्य भी डिफाइन होने लग गया, एज यू सेड। तो कहीं ना कहीं फिर हमें बिना एस्ट्रोलॉजी को फॉलो किए न्यूमरोलॉजी को फॉलो करना भी तो गलत हो गया ना। हाँ, देखिए अब ये एक क्या है ना, इसको मैं बोलता हूँ वैल्यू फ्रेमिंग। ये बहुत जरूरी है समझना, थोड़ी कड़वी है बट जानना जरूरी है। जिन चीजों को हम एस्ट्रोलॉजी से एसोसिएट कर रहे हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजी का है ही नहीं। फिर कहाँ का है सर वो? यही तो समझने की जरूरत है ना। अब मैं आता हूँ, मैं इसको फिर क्लैरिफाई करता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्लैरिफाई करना। एक बहुत बड़ा मिथ पिछले 50-100 साल या 200 साल में आ गया कि जब हम ग्रहों की बात कर रहे हैं, जब हम राशियों की बात कर रहे हैं, जब नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये मिथ है, इसके पीछे कोई फैक्ट नहीं है। फिर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं सर? मैं आता हूँ, मैं उस पर भी क्लैरिफाई करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी इससे एक स्टेप आगे है। Okay. ये हम बोलते हैं ना कि भाई
पुराने जमाने में अभी इतना कॉमन नहीं है कि भाई ये जमीन आज से हमारा है, हमने अपना बोर्ड लगा दिया, हमारा है भाई, और आप थोड़ा ताकतवर हैं, थोड़ा आपका इन्फ्लुएंस है, तो हाँ भाई मान लिया, हाँ इन्हीं का है। जिसका ओरिजिनल ओनर है उसको कोई जानता भी नहीं है, शायद बेचारा वो कहीं अपने ज़िंदगी को जी रहा होगा। कुछ वैसा ही हाल यहाँ हुआ है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं और तब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज़ है मानव सभ्यता के लिए हम समय को समझें, टाइम को, जिसको हमारे शास्त्रों में काल कहा गया। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता में जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मैं ही काल हूं। मतलब काल इज इक्वल टू समय इज इक्वल टू भगवान। मतलब काल अपने आप में एक ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर की परम सत्ता है। अगर हम किसी बात करते हैं ना कि हम एक भगवान जिसको हम सब देख रहे हैं वो है समय, सबसे पहला भगवान और सबसे इम्पार्शियल भगवान, बाकी सब इसके बाद है। अब समय को हमें दो तरीके से समझने की जरूरत पड़ती है, एक क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू जिसको अंग्रेजों ने समझा, AM PM। दूसरा उसका क्वालिटेटिव वैल्यू। क्वालिटेटिव वैल्यू का मतलब ये जो समय है वो कैसा है, ये जो समय है वो किस काम के लिए, ये जो समय है उसमें क्या चीजें की जा सकती है, ये जो समय है उसमें क्या नहीं की जा सकती है, ये इसका क्वालिटेटिव वैल्यू है। तो समय के दो प्रॉपर्टी है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब इस समय को पढ़ने के लिए, इस समय को समझने के लिए हमें चाहिए कैलेंडर। तो कैलेंडर एक टूल है, एक माध्यम है जो हमें समय को पढ़ने में हेल्प करता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग के शुरू में भी बोला, सोलर कैलेंडर, लूनर कैलेंडर, लूनी सोलर कैलेंडर। तो जब इस कैलेंडर का इवोल्यूशन भारतीय ज्ञान परंपरा में या इंडियन नॉलेज सिस्टम्स में हुआ तो इन्होंने उसको एक डिवाइन एबिलिटी इसकी रखी। तो उन्होंने सबसे पहले डिफाइन किया कि भाई हम सोलर कैलेंडर से पैरामीटर्स ले लेंगे, हमने वार को ले लिया। हमें लूनर कैलेंडर से पैरामीटर चाहिए, हमने तिथि को ले लिया। फिर हमें चाहिए कि हमें कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए, हमने नक्षत्र को ले लिया। फिर हमने दोनों को मिला दिया कि भाई लूनर सोलर दोनों मिलाना है, तो हमने योग और करण ले लिए। ठीक है। बाकी की जो ग्रह स्थितियां हैं, जो राशियां हैं, जो नक्षत्र हैं, ये उस कैलेंडर को मेजर करने का एक तरीका है। ये समय का विज्ञान है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कि आपको एक लव लेटर लिखना है किसी को भी, जिसको आप लिखना चाहते हैं। आप किस में लिखेंगे? हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपको लैंग्वेज आती है। आपको वही लेटर किसी अपने टीचर को लिखना है, अगेन वही वर्ड्स, वही मतलब वही अक्षर आप यूज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आपको कोई किताब लिखनी है, वही अक्षर यूज करेंगे। मतलब आपके अक्षर तो वही हैं, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है वो चेंज कर गया कि आपने उसको कैसे यूज किया। अगर मुझे, मैं सिंपल में मान लूं कि अगर जो मैं अपने प्रेमी या प्रेमिका को जो मैं एड्रेस कर रहा हूं, वही एड्रेस मैं अपने टीचर को नहीं करूंगा, वही एड्रेस मैं अपने पेरेंट्स को नहीं करूंगा। मेरा सिंपल सैल्यूटेशन बदल गया, जबकि मेरे लिखने के लिए जो मैंने लेटर्स यूज किए वो सेम है। राइट। वैसे ही जो पंचांग है, जो ग्रह है, मतलब पंचांग में वैसे ग्रह नहीं आते हैं। पंचांग मूलतः 5 चीजें ही हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। जो तिथि है वो लूनर कैलेंडर से आता है, जो वार है वो सोलर कैलेंडर से आता है, जो नक्षत्र है वो चंद्रमा की स्थिति से आता है कि चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। राशि बाद में आई है, नक्षत्र पहले आया है। और जो योग और करण है ये सोलर और लूनर के इंट्रैक्शन पॉइंट से आते हैं कि उन दोनों को एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट दिया जाए। लेकिन वहां यह भी बताएगा जब पंचांग इवॉल्व हुआ कि इस समय जो आकाश की ग्रह गतियां हैं, कि इस समय कौन सा ग्रह कौन से आकाश के कौन से पॉइंट पे है, कौन से नक्षत्र में है। राशि फर्दर सब डिवाइड करने के लिए आई कि कौन सी राशि में है। ये समय को समझने का एक तरीका है। सो दिस इज अ टूल जो हमको समय को समझने में, समय को जानने में हमको हेल्प करता है। ये हो गया, ये एक तो इसको मैं समझाने के लिए अक्सर बोलता हूं कि ये प्रकृति की भाषा के अक्षर है। सो दे आर द लेटर्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। अगर इस प्रकृति को, इस समय को हमसे बात करना है तो वो इन्हीं अक्षर को, पंचांग प्लस ग्रह प्लस राशि को वो यूज करता है हमसे कम्युनिकेट करने का। एक चीज तो ये हो गई। अब आप चाहेंगे, जब हम इंटेलिजेंस एजेंसी में जाते हैं, उनकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। जैसे मोर्स कोड है कि आप पलके झपका के आप एक मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि आप पढ़ पाए। तो वैसे ही इस चीज को पढ़ने के लिए, अब मैं हमेशा एक चीज मानता हूं ना, आपको वाई पता होना चाहिए
कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं। भाई समय आ गया, समय को समझ लिया कि समय का एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, इसको मेजर भी कर लिया कि इस तरीके से मेजर करेंगे, लेकिन इससे हम कर क्यों रहे हैं, वाई, इस वाई को समझते हैं। ये वाई का आंसर छुपा है रित में। रित का मतलब होता है कॉस्मिक ऑर्डर। ये पूरी प्रकृति एक अनसुलझे हुए, अनलिखे हुए कानून को, रूल्स को फॉलो करना है। हम इंसान को इस रित के साथ एक अलाइनमेंट बनाना है कि हम और वो रित दोनों एक साथ रहे। सिंपल एग्जांपल समझाता हूं रित को समझने का, कि अगर बाहर ठंड है, ऐसे रित इज नॉट ठंड, रित का एक इंटरप्रेट, ठंड होती है रित की वजह से, रित डिसाइड करता है कि ठंड पड़ेगी। अब अगर ठंड में मैं स्वेटर ना डालूं या जैकेट नहीं डालूं, मुझे ठंड लगेगी, ऑब्वियस हमको चाहिए। गर्मी है तो हम जैकेट नहीं पहन सकते क्योंकि दैट विल बी अनबियरेबल। मतलब हमें रित के साथ, या रित को आप एक क्लाइमेट के प्रॉक्सी के रूप में समझिए। रित इज द मतलब मदर, क्लाइमेट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। तो हमें क्लाइमेट के हिसाब से अपने ड्रेस को तय करना पड़ता है। वैसे ही ये पूरा का पूरा विज्ञान बना इंसान के जीवन को रित के साथ अलाइन करने के लिए, कि इंसान का जीवन उस कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइंड रहे, ताकि इंसान अपनी सारी जो उसके चारों जो उसके पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसकी वो पूर्ति कर सके। इसे इंटरप्रिटेशन को करने के लिए बहुत सारी मोडालिटीज आई, जिसमें से एक मोडालिटी आप समझ सकते हैं जिसको आज हम ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। दूसरी मोडालिटी आप न्यूमरोलॉजी समझ लीजिए, तीसरी टैरो है, रमल है, एंड लगभग 200 से ज्यादा ऐसी मोडालिटी हुई है। तो ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेटिव साइंस है जो इंटरप्रेट कर रही है समय को। मतलब समय और इंसान के बीच का ब्रिज है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, जो भी समझे, तो दोनों के कनेक्टिंग ब्रिज है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। हुआ ये पिछले 100-150 सालों में कि एस्ट्रोलॉजर्स ने टाइम को भी हड़प लिया, टाइम हमारा ही है, हम ही सब कुछ टाइम है। तो वो सिर्फ कहना भाई झंडा गाड़ दिया इसलिए हमारा है, बट है उसका नहीं, वो सिर्फ एक ब्रिज मात्र, ब्रिज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अक्सर जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव यही था कि हम रित को समझे, रित को समझने के लिए कैलेंडर बनाया, कैलेंडर को फिर सब कुछ इंक्लूड किया। ये सारे कैलेंडर के हिस्सा है, ये समय का हिस्सा है। इट्स लाइक मैं बोलूं समय मेरा है, समय तुम्हारा नहीं है यार, तुम सिर्फ समय को पढ़ने के एक विज्ञान हो, उससे कुछ भी नहीं हो। बेसिकली इट इज अ सिस्टम टू ऑर्गेनाइज बिल्कुल द मूवमेंट, द प्लानिटरी मूवमेंट, राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं, बस एक तरीका है टू इंटरप्रेट इट। सेम काम न्यूमरोलॉजी भी करता है। अब आप बोलेंगे सर आज के न्यूमरोलॉजिस्ट तो नहीं करते, तो बेसिकली उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि इस दिनांक से इस दिनांक का जो एक रोटेशन होगा, बिल्कुल वो कैलकुलेटेड हो, बिल्कुल, कि इतने ही दिनों बाद बिल्कुल वही सेम बिल्कुल रित, जिसे हम ऋतु बोलते हैं, राइट? नहीं, रित और ऋतु में थोड़ा अंतर है। अच्छा, रित उसका पेरेंट, उसका पेरेंट है। हाँ। तो बेसिकली अगर हम इसको दूसरे के तो मौसम, एक कॉस्मिक ऑर्डर समझ सकते हैं, कॉस्मिक ऑर्डर, चलो हाँ, हम इसको और प्रकृति ऊपर का के कोई लेवल नियम पे, है, प्रकृति का नियम है। हाँ। उस नियम को डिफाइन करने के लिए हमने कैलेंडर सिस्टम बना दिया, जो कि आप कह रहे हो कि आने वाले टाइम में फिर से भी चेंज हो सकता है, रिवैम्प इसको मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा ठीक है, वापस आते हैं अंकशास्त्र पे। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अंकशास्त्र की बात करूं, तो अंकशास्त्र भाग्य बदलने में कितना इफेक्टिव है? क्या बिना जेमस्टोन्स, बिना एस्ट्रोलॉजी, बिना पूजा पाठ के सिर्फ नंबर्स की मदद से लाइफ शिफ्ट हो सकती है? चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, इसको मैं आंसर करता हूँ। हाँ। सबसे पहली चीज, भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, राइट। अगर कोई ये क्लेम करता है कि वो भाग्य बदल सकता है, या तो साक्षात वो भगवान ब्रह्मा है, या फिर राक्षस है, बीच में कुछ नहीं, इंसान तो नहीं हो सकता। भाग्य कोई नहीं बदल सकता। इसका मतलब ये नहीं कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, इसका मतलब ये हुआ कि भाग्य हमेशा कर्म ही बदल सकते हैं। कर्म का मतलब इंसान का एक्शन, द एक्शंस दैट पर्सन डज या द पर्सन डू। तो इसको दो चीजों के रूप में समझते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंगली समझने की जरूरत है कि जो हम जेमस्टोन की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, पूजा पाठ की बात कर रहे हैं, ये सारा अपने आप में कर्म है। ठीक है, मैं इसको एक एक्शन के रूप में रखता हूं, एक ऐसा कर्म जो अपने जीवन में कर रहे हैं। अगर मैं आपके डायरेक्टली सवाल को आंसर करूं, क्या इनके बिना नंबर्स काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं। कैसे आते? सबसे पहले जो न्यूमरोलॉजी या नंबर्स आपकी हेल्प करते हैं, वो करते हैं आपका नाम का फैसला करने में। अच्छा, कि पर्सन को नाम क्या देना है।
न्यूमरोलॉजी का सबसे पहला और सबसे सिग्निफिकेंट काम यही है। ये काम एस्ट्रोलॉजी भी करता है, ये काम न्यूमरोलॉजी भी करता है, और दोनों ही सेम तरीके से करता है। दोनों का जो बेस है, जो उसके पीछे का बैकग्राउंड लॉजिक है, वो सेम है। बस उस लॉजिक को अपना अपना लेबल दोनों ने लगा रखा है। अब वो है कि जिसकी लाठी उसका भैंस, तो हम उसको उसकी मानते हैं। ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, आप अपने जीवन में जो भी फैसला ले रहे हो, छोटा से छोटा फैसला, बड़ा से बड़ा फैसला, उनको अलाइन करने में, ये काम कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब करेंगे तो आपका लक बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, आज हमारे बात करने से ठीक पहले धुरंधर पार्ट 2 का टीजर रिलीज हुआ 12:12 पे। 12:12 पे क्यों हुआ भाई? और हाँ भी सर, तो दिन थे। ये भी एक कमाल की चीज़ है। आजकल लोग 11:11, 2:22, 3:33, 5:55 नंबर्स देख के बोलते हैं एंजल नंबर है। इनफैक्ट लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लाइक 5:55, मतलब इतना वायरल है सोशल मीडिया पे। इसके पीछे भी कोई मतलब, इज इट जस्ट अ सोशल मीडिया ड्रिवन सिस्टम, या इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है? सबके पीछे लॉजिक। क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ों को बहुत डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया। अगर हमने बोला ना कि काल यानी समय ही सब कुछ डिफाइन कर रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? आपने जिस धुरंधर का भी एग्जांपल दिया, मैं इसको आंसर करता हूँ। देखिए, जब हम धुरंधर पे आते हैं, समय पे आते हैं, 12:12 हो, 11:11 हो, तो ये एक डिजिटल कल्चर का, जो मैं समय बात करता है कि समय की दो प्रॉपर्टीज है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। जो ट्रेडिशनली हमारा विज्ञान रहा है, वो दोनों को फोकस करके चला है। जो वेस्टर्न फोकस है, वो क्वांटिटेटिव ज्यादा रहा है। तो मैं इसको देखता हूँ कि ये जो हम टर्म्स एसोसिएट कर रहे हैं 12:12 के साथ, 11:11 के साथ, किसी भी रिपीटिंग पैटर्न के साथ, हम उसको एक क्वालिटेटिव अट्रीब्यूट देने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वालिटेटिव अट्रीब्यूट कि उस समय में हम क्या काम कर सकते हैं, कि व्हाट इज दैट बेस्ट थिंग दैट कैन बी डन। तो इसको मैं एक अच्छे सिग्नल के रूप में रखता हूँ कि चलो, जो दुनिया है, जो दुनिया की जो बुद्धि है, वो हमारे जो हमारे सनातन का विज्ञान है कि आप समय की क्वालिटेटिव ट्रेड को पहुंचे, वहां तक वो पहुंच रहा है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक फैक्ट है। ये हमें एक हायर डायमेंशन तक पहुंचने में मदद हायर डायमेंशन तक पहुंचने में मदद करता है। ठीक अब है। सिंपल सा समझते हैं कि भाई इन्हीं समय पे हम मैनिफेस्ट क्यों करें। पहले तो समझते हैं कि मैनिफेस्टेशन ही क्यों करें। देखिए, मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए समझिए कि हम अपने ब्रेन को, अपने ह्यूमन कॉन्शियस को एक मैसेज देना चाहते हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, एक प्रोग्राम करना चाहते हैं। अगर हम ऋग्वेद की भाषा में जाएं और ऋग्वेद की बात करें, यहाँ पर ऋग्वेद का रोल बड़ा सिग्निफिकेंट है। ऋग्वेद की एक टीचिंग है जो बहुत क्लियर है कि जो इंसान जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है, वो उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत क्लियर है। इसीलिए जब हमारे दूसरे वेद आए, जब यजुर्वेद आया या साम वेद आया, तो उसने संगीत की बात की, मंत्रों की बात की, हवन की बात की, ताकि हम मनुष्य के विचारों को उसके मनसा से, मतलब उसके सोच से, उसके देखने की शक्ति से, उसके सुनने की शक्ति से प्रभावित कर सके। इसी का एक मॉडर्न डे आप इवोल्यूशन समझिए या एक कॉन्टेम्पोररी एबरेशन समझिए, वही एबरेशन है आज का मैनिफेस्टेशन। एक ऐसा मैनिफेस्टेशन जो आसान भाषा में है, हर व्यक्ति कर सकता है, हर इंसान कर सकता है, तो बस वही है और कुछ भी नहीं है। तो उसके पीछे पूरा का पूरा साइंस है। साइंस वही छुपा है कि कैसे हम अपने विचारों को एक सकारात्मक दिशा या सकारात्मक दृष्टिकोण की तरफ लेके जाए। अब ये जो टाइम है, चाहे वो 11:11 हो, 12:12 हो, 3:33 हो, ये सारे के सारे हमारे समय का हिस्सा है। ये ज्योतिष का हिस्सा नहीं है, ये समय विज्ञान का हिस्सा है। अक्सर हुआ क्या है या होता क्या है, हम समय के अध्ययन को ज्योतिष मान लेते नहीं। ज्योतिष या जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो समय को, उस समय के ज्ञान से थोड़ा आगे का स्टेप है। अच्छा। वो एप्लीकेशन स्टेप है, प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल जो समय है, वो एक कॉमन एलिमेंट है, वो एक कॉमन स्पेक्ट्रम है जिसको हर कोई शेयर कर रहा है, जिसको अब मैं बोलूं कि भाई दिल्ली, एग्जाम्पल के तौर पे ले लूं कि भाई दिल्ली भारत की राजधानी है। अगर दिल्ली भारत की राजधानी है, तो हर राज्य का, भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, सबका दिल्ली पे उतना ही इक्वल हक है। अब कोई राज्य बोले नहीं दिल्ली तो हमारा ही है, ये गलत है। या अगर हम सेम राज्य की बात करें, कैपिटल सिटी तो एक ही होगा। अब उसके हर डिस्ट्रिक्ट वाले बोले नहीं कैपिटल तो हमारा ही है, नहीं, कैपिटल हर सिटी का उतना ही है जितना वो है। तो सिमिलरली जो समय है वो किसी का नहीं है।
एस्ट्रोलॉजी सिर्फ समय को पढ़ने का एक विज्ञान है। ये पिछले 100, 150, 200 सालों में ना एक कॉन्स्पिरेसी की तहत या एक साजिश की तहत, साजिश से ज़्यादा बेटर वर्ड टू यूज, ये किया गया कि ताकि हम एक मोनोपोली ड्राइव कर सके। ये भी मतलब कहने का मतलब है कि पैसे कमाने का एक तरीका है लोगों को ये बता के कि 11/11 पे पोर्टल खुल जाएगा, एंजल्स आर विद यू। बिल्कुल, एक हद तक। देखिए यहाँ पे क्या है ना, मैं एक एग्जांपल दूंगा। मतलब ये सब झूठ है नहीं, क्योंकि जी एज अभी मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि क्या ये लोगों से पैसा कमाने का तरीका है, आपने कहा हाँ बिल्कुल, बट ये झूठ नहीं है। बिल्कुल झूठ नहीं है। मैं तो सच क्या है? मैं आंसर करता हूँ। हाँ, अब सपोज कीजिए, सच बताओ सर, वो पोर्टल खुलता है सर? मैं आंसर कर रहा हूँ। हाँ। मैं आंसर कर रहा हूँ। अगर हम लिटरली समझे हाँ। कि क्या पोर्टल ऐसा कुछ खुलता है, हाँ, तो लिटरल वर्ड और उसके ऑब्जेक्टिव के पीछे थोड़ा डिफरेंस होता है। हाँ। हम ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। जैसा मैं पहले भी बात कर रहा था कि हमारे शास्त्रों में समय के क्वालिटेटिव ट्रेट की बात की गई कि उस समय में क्या करना चाहिए। तो उस समय में क्या करना चाहिए का मॉडर्न एबरेशन बन गया, या मॉडर्न इवोल्यूशन बन गया कि इस समय ये पोर्टल खुल रहा है। अच्छा। So that's a way to interpret it। और मैं इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में। तो पहली चीज तो ये है, दिस साउंड्स मोर लॉजिकल, कि भाई मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए कि हमें हमारे शास्त्रों में कहा गया भाई आप सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। क्यों उठिए भाई? आज साइंस ने प्रूव किया ना कि अब भाई 5 AM क्लब बन गए, 4 AM क्लब बन गए। क्यों बने? क्योंकि भाई उस समय की जो ऊर्जा है, उस समय का जो रित है, उस समय का जो कॉस्मिक ऑर्डर है, वो उस चीज को सपोर्ट करता है, या उस चीज के लिए एक्सेलरेटरी इन नेचर है या सपोर्टिव इन नेचर है। अब ये जो पूरा का पूरा शब्द है ना, ये आम इंसान की भाषा से दूर हो गया। तो इसको आसान भाषा में या एक स्नैकेबल बनाने के लिए उसको एक पोर्टल का नाम दे दिया गया। तो पोर्टल इज जस्ट अ स्नैकेबल फॉर्मेट टू कम्युनिकेट समथिंग मोर डीपर टू इट। कोई चीज सिर्फ बाहर से आया है इसके लिए उसको हम डिस्कार्ड कर दे, नहीं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। एक और चीज यहां पे मैं आंसर करूंगा कि जब हम इनकी बात करते हैं, इन पोर्टल्स की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, तो क्या ये सही है? ये भी सवाल लोगों के मन में बहुत आता है कि भाई क्या इसको हमको सही मानना चाहिए, या क्या हम इसको एक्चुअली विश्वास करें, या क्या एक्चुअली ये हमारा हिस्सा है जिसको हमको सोचना चाहिए। यहां पे एक बहुत गंभीर चीज है। सीधी सी बात है, अगर आप कोई चीज खुद नहीं जानते, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ समथिंग जी, तो आपको कोई चाहिए जो आपको अवेयर करेगा। जो आपको अवेयर कर रहा है वो अपने समय की आपसे कीमत ले रहा है, जिसको हमने बोला कि उसने उसको कमर्शलाइज कर दिया। भाई सीधी सी बात है ना, आप जिस सब्जेक्ट में वीक होंगे या जो टॉपिक आपका वीक होगा, आपको कोई चाहिए कि भाई हमको ये टॉपिक में हेल्प कर दो, हमको ये साधन में सिखा दो। वो आपको सिखाएगा, तो अपने उस नॉलेज का, अपने उस विजडम का, अपने उस समय का, या आपका जो वैक्यूम है उस वैक्यूम को फिल करने का वो अपना एक चार्ज ले रहा है, अपना एक लिए ले रहा है। दूसरा एक और पर्सपेक्टिव है जो नजरिया समझने की बहुत जरूरत है, और थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट मैं इसको इसी तरीके से देखता हूं, क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ी हॉबी बन गई है कि हम इन तरीकों को क्रिटिसाइज करें। अच्छा, अब यहां दो चीजें, हम सिर्फ किसी को इसलिए क्रिटिसाइज करें कि वो मेहनत कर रहा है या कुछ नया रेलिवेंट चीज लेके आ रहा है, ये गलत है। हमको क्रिटिसाइज अपने आप को करने की भी जरूरत है कि भाई हमारे पास ये विज्ञान था, हमारे पास ये साइंस था, हमने उसको नहीं पढ़ा, हमने उसको नहीं देखा, हमने उसको छोड़ दिया। भाई आप अगर उसको नहीं देखोगे तो कोई ना कोई तो देखेगा ना, कोई ना कोई तो इवॉल्व करेगा। अब जिसने उसको इवॉल्व किया उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि भाई उसने चोरी कर लिया, उसने एक इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी दिखाई, उसने थेफ्ट किया। ये एक सोशल लैंग्वेज में या एक आंदोलन में अच्छा लगता है, बट विज्ञान में अच्छा नहीं लगता। और ऐसा अतीत में भी हो चुका है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मैं एग्जांपल दूंगा। जब हम अपने थोड़ा पीछे चलते हैं, ऋग्वेद की बात करते हैं, वेदों को देखते हैं, मूलतः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपवेद पे आते हैं, पुराण पे आते हैं, या बाकी धर्म ग्रंथों पे आते हैं। ये सारे के सारे जो धर्म ग्रंथ हैं ये प्रीडोमिनेंटली या तो संस्कृत में है, या तमिल में है, या कन्नड़ में है, या तेलुगु में है, इस तरह की भाषाओं में है। प्रीडोमिनेंटली जितनी हमारी लिटरेचर है वो इसी लैंग्वेजेस में या इन्हीं लैंग्वेजेस में, विद अ ग्रेट प्रिमिटिव सिग्निफिकेंस टुवर्ड्स संस्कृत। अब ये समझिए आज की तारीख में कितने लोगों को संस्कृत आती है?
बहुत या कम। कितने लोग एक्टिवली संस्कृत में कन्वर्ज कर सकते हैं राइट। या संस्कृत को समझ सकते हैं? बहुत कम। अब ये प्रॉब्लम हमसे पहले भी किसी ने सोचा था, वो थे बाबा गोरखनाथ। जब बाबा गोरखनाथ आए, जब उन्होंने इस प्रॉब्लम को समझा, इस प्रॉब्लम को जाना, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि भाई देखो, एक समय आएगा कालांतर में जहां लोगों को ये चीज नहीं आएगी, ये लोगों से दूर हो जाएगा। तो उन्होंने सावर मंत्रों की रचना की। सावर मंत्र वो मंत्र थे जो लोकल भाषाओं और बोलियों में थे, ताकि लोगों के टन में रह सके, लोगों के टोन में रह सके, लोगों के लिए करना आसान हो, वो फिजिबल हो। तो मैं इसको वहां से देखता हूं कि एक संस्कृत के मंत्र को लोगों का लिवली बनाने के लिए बाबा गुरु गोरखनाथ ने सिंपली उसको क्या किया, सावर मंत्रों की रचना की और सावर मंत्र की पूरी एक लाइब्रेरी बना दी। और जो अपने आप में इफेक्टिव है, जो पूरा का पूरा नाथ परंपरा है, उनके बाद एक लंबी परंपरा चली है। ये जो चीजें हम डिजिटल कल्चर में देख रहे हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो एंजल नंबर्स हो, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, ये सारा मुझे लगता है वहां से एक कदम आगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसका एक एडवांस्ड फॉर्म है, बट उसका एक कॉन्टेम्पोररी इवोल्यूशन है जो लोगों के लिए समझना, लोगों के लिए अडॉप्ट करना प्रैक्टिकली फिजिबल है। अब अगेन आपके शुरुआती सवाल पे आते हैं कि क्या अगर लोगों को ऑप्शन दिया जाए तो लोग पहले वाले के पास जाएं या आज वाले के पास जाएं? भाई आइडियली जाना तो पहले वाले के पास चाहिए, क्योंकि वो आसान था, वो ज्यादा एडवांस्ड था। बट क्या वहां तक पहुंचने की एबिलिटी हमारे अंदर है? क्या हम वहां तक पहुंचने की मेहनत कर सकते हैं? इसका आंसर कम आता है। तो इसको मैं पर्सनली एक कॉन्टेम्पोररी इवोल्यूशन ऑफ द एंशिएंट साइंस के रूप में देखता हूं। और ये हमारे लिए, खासकर हम भारतीयों के लिए, एक सवाल होना चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हमने इन चीजों को कॉन्टेम्पोररी समय के साथ इवॉल्व क्यों नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा, जब हम आदि शंकराचार्य जी को पढ़ते हैं या आदि शंकराचार्य जी को सुनते हैं जी, उनकी जो टीचिंग्स है ना बहुत क्लियर है। और एक बड़ी अच्छी टीचिंग उनकी मैं लेके आऊंगा, जो उन्होंने अपनी टीचिंग दी, क्योंकि आज जिस सनातन को हम देखते हैं ना, वो बहुत हद तक खुद को आदि शंकराचार्य से डिराइव कर रहा होता है। उनकी एक बड़ी अच्छी टीचिंग है जो मैं बहुत मानता हूं और मैं अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूं, जिसको बाद में अष्टावक्र जी ने भी, अष्टावक्र गीता में भी सिमिलर प्रिंसिपल दिया कि हमें नॉलेज को कॉन्टेम्पोररी समय के साथ इवॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसको इवॉल्व नहीं करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। इवोल्यूशन का मतलब कभी भी डिस्ट्रक्शन नहीं होता। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि आप पुरानी चीजों से अच्छी चीजें सीखिए और उसको आज के फिजिबल तरीके में उसको मॉडिफाई करें, खुद को इवॉल्व करें। एंड ये एक हमें मोरल जिम्मेदारी लेनी चाहिए नैतिक रूप से कि हमें जो भारतीयों को जो ज्ञान संपदा मिली, जो ज्ञान परंपरा मिली, हमने उसको ना ही पढ़ा, ना ही उसको कॉन्टेम्पोररी समय के हिसाब से इवॉल्व किया। तो ये एक कमी एक कल्चर के रूप में हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, बट एक अच्छी चीज है कि पिछले कुछ सालों में इस डायरेक्शन में काम हो रहा है, लोग उधर काम कर रहे हैं, उसको इवॉल्व करने की तरफ आगे जरूर बढ़ रहे हैं। तो सर इस कन्वर्सेशन को ना मैं एक तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन के साथ कंक्लूड करूंगा अपने एंड से। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं क्लियर हुई हैं और कहीं ना कहीं अभी भी धुंधली हैं। बट आई विल कंक्लूड इट विथ दिस दैट अगर चेंज कांस्टेंट है, हमें इवॉल्व करने की ज़रूरत है, चीज़ें बदलनी चाहिए। आदि शंकराचार्य जी ने भी कहा, आपने बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। तो क्या हमारे एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम को भी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से चेंज नहीं हो जाना चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होना चाहिए, ये एक आपसे सवाल है एज एन एक्सपर्ट ऑफ दिस फील्ड कि अगर इतना ही ज़रूरी है चीज़ों को बदलना और समय के साथ बदलना, तो फिर हमें अपने एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम में विक्रम संवत को हटा के ग्रेगोरियन को ऐड कर लेना चाहिए। चलिए मैं इसको आंसर करता हूँ। ये सवाल आपका आधा सही है आधा गलत है।
ठीक है, मैं इसको हेल्प करता हूँ। हमें किसी चीज को इवॉल्व करने के लिए पुरानी चीजों को हटाने की जरूरत नहीं है। इवोल्यूशन दो तरीके से होती है। एक होता है एब्रप्ट इवोल्यूशन। एब्रप्ट इवोल्यूशन का मतलब हमने एक चीज को खत्म किया और दूसरे को बिगिन किया, उसकी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है लीनियर इवोल्यूशन की। लीनियर इवोल्यूशन की मतलब कि हम उस सिस्टम के भी बेस्ट को लें और नए बेस्ट को ऐड करें। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा ज्योतिष है उसको इवॉल्व करने की जरूरत है। अच्छा। अगर कोई ये बोलता है कि जरूरत नहीं है तो वो सच्चाई से बहुत दूर है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई भी जाके जो वैदिक ज्योतिष के जो ग्रंथ है, चाहे वो BPHS हो, चाहे वो सरावली हो, या कोई भी दूसरा क्लासिक्स है, उसको उठा के पढ़े। उसमें लिखा गया है कि भाई देश काल और परिस्थिति के हिसाब से आपको ज्योतिष को इवॉल्व करने की जरूरत है, आपको री इंटरप्रेट करने की जरूरत है। जहां पर मैं मानता हूं और हमें मानना चाहिए कि जो हमारा ज्योतिष को जो इवोल्यूशन मिलना चाहिए था उस लाइट में इवोल्यूशन नहीं मिला, तो ये एक एरिया है जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। और देखिए, मैं इस पे आरोप नहीं लगाऊंगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई किसी ने नहीं किया तो हमारे पूर्वजों की कोई गलती है। यहाँ एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर हम भारत की बात करें, खासकर आज़ाद भारत की बात करें, तो जो ज्योतिष है उसको पहले अपनी जीवन भी देखनी है, मतलब उसको अपना लिवलीहुड भी देखना है कि वो उसकी जो परिवार है, उसका जो फैमिली है वो भी जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो फोकस है वो रिसर्च और इवोल्यूशन से हटके लिवलीहुड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और ये गलत नहीं है। भाई सबसे चीज़ पहले सस्टेनेंस है, सब चीज़ से पहले आपका लिवलीहुड है। तो उसकी वजह से शायद रिसर्च की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई, या शायद इतनी स्लो हो गई जिसको आज हम बोल सकते हैं कि ये होना चाहिए था। बट बिल्कुल ये इवोल्यूशन हो रहा है और इवोल्यूशन होगा आगे। दैट क्लियरली स्टेट्स दैट कहीं ना कहीं ढोंग और ढकोसलेबाजी बड़ी है, जस्ट इन द नेम ऑफ ऑल द मोडालिटीज। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। सर एक और बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं आजकल, राइट, जहाँ पे 2 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के कोर्सेज होते हैं, और उन कोर्स को करने के बाद बहुत सारे लोग अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑकल्ट स्पेशलिस्ट, आकाशिक रीडर और पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, राइट। आपके हिसाब से एक न्यूमरोलॉजिस्ट को कैसे पहचाना जा सकता है, कौन असली है, कौन नकली है, कौन सही है, कौन गलत है? एंड इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं कहूँगा एस्ट्रोलॉजर भी, और जितनी भी मोडालिटीज़ हैं ऑकल्ट साइंस को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सही, कौन गलत, कौन असली, कौन नकली, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कैसे समझें? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरे बहुत दिल के करीब भी है सवाल, मैं इसको आंसर करता हूँ। सबसे पहले हिस्से पे कि 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन के जो कोर्सेज चल रहे हैं वो क्या है। देखिए, उसको कोर्स समझना अपने आप में बेवकूफ़ी है। हर इंसान को ईश्वर ने, कॉस्मिक ऑर्डर ने एक कॉन्शियस दिया है, एक इंटेलेक्ट दिया है, कैपेबिलिटी दिया है चीज़ों को डिसाइड करने का। तो वो दरअसल कोर्स नहीं है, वो एक तरीका है आपको अवेयर करने का, जिसको आज हम डिजिटल मार्केटिंग में फनल बिल्डिंग या बड़े अच्छे अच्छे नाम दे देते हैं। तो इट्स अ मोड ऑफ क्रिएटिंग अ अवेयरनेस, ताकि आप खुद को टेस्ट कर पाए कि ये मेरे चीज है या नहीं। इट्स लाइक अ एक्सपीरियंसिंग बिफोर ऑप्टिंग फॉर अ बिगर थिंग। हाँ, डेफिनेटली जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया या जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो एक तरीका सही और गलत हो सकता है, जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस चर्चा से दूर रहना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि इस चर्चा का कोई कंस्ट्रक्टिव एंड नहीं है। इसका कंस्ट्रक्टिव एंड एक ही हो सकता है जो शास्त्रों ने बताया कि अगर आपको एक कंस्ट्रक्टिव एंड देना है तो उसके पैरेलल एक इतनी बड़ी इमारत सही खड़ी कर दो कि वो सिस्टम अपने आप खुद छोटा लगने लगे। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव ऑन, दिस इज व्हाट आई टीच, दिस इज व्हाट आई बिलीव ऑन। ये तो पहला हिस्सा रहा। दूसरा हिस्सा कि भाई हम आम लोगों के रूप में कैसे पहचाने। सबसे पहले और सबसे जरूरी ये समझने की जरूरत है कि जो हमको वैल्यू फ्रेम करने की जरूरत है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, हीलर, मैं इंक्लूडिंग मैं, कोई भी आपके जीवन को बदल नहीं सकता।
वो आपको हेल्प कर सकता है जीवन को अलाइन करने में। वो एक थर्ड पार्टी एक्सटर्नल गाइडेंस सिस्टम है, एक कंपास है। उसको कंपास के रूप में ही यूज करना है। काम आपको ही करना पड़ेगा। जहां आप जादू ढूंढोगे आपको जादूगर मिलेंगे, जहां आप अलाइनमेंट ढूंढोगे आपको कोचेज मिलेंगे। ये एक डिफरेंस समझने की जरूरत है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हमें चाहिए क्या, वो बहुत जरूरी है। हम कैसे पहचाने? देखिए, इसका कोई फुल प्रूफ तरीका तो नहीं है। एक तरीका है जो मुझे लगता है कि जो हो सकता है, 100% फुल प्रूफ नहीं है बट एक अच्छा तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हैं। जब आप किसी के पास भी जाते हैं, मेरे पास भी आते हैं या किसी के पास भी जाइए, उस एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट को आप कुछ मत बताइए। जस्ट गिव हिम हिज अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। लेट द पर्सन टॉक अबाउट यू, कि वो आपके व्यक्तित्व के बारे में, आपके जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में वो क्या बता पाता है। राइट। ये अगर एक पर्सन आपके ओपिनियन में एक अच्छा खासा रिलेटेबल साउंड करता है एंड ऑब्जेक्टिव साउंड करता है, यहां क्या है ना, हम वेग में फंस जाते हैं। तो हमें वेग के पीछे नहीं, क्या वो ऑब्जेक्टिवली चीजों को पिन पॉइंट कर पा रहा है, क्या वो उसके क्लोज था, ठीक है वो प्रिसाइज नहीं था, क्या वो एक्यूरेट था। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो ये अगर कोई चीज ड्रॉ कर पा रहा है, तो एक आम इंसान के लिए कि कोई ड्रॉ कर पा रहा है, तो वो पर्सन है जिसको आपको सुनना चाहिए, जिसकी बातों को आपको मानना चाहिए। हाँ, एक और चीज, पास्ट प्रेडिक्शन किसी का सही हो तो उसका फ्यूचर सही होगा जरूरी नहीं है। ये कभी कभी ऑफ हो जाता है और बहुत बार ऑफ होता है। इसके पीछे भी अपना एक सिद्धि विज्ञान है, इसके आगे बात करेंगे कि पास्ट क्यों सही हो रहा है, फ्यूचर क्यों गलत हो रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप, ये एक तरीका हो सकता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि हु इज रेलिवेंट टू स्पीक, हु इज नॉट रेलिवेंट टू स्पीक। एक और चीज ये तो है कि जो आप प्रयास कर सकते हैं, मेरे ओपिनियन में एक तरीका है, एक एस्ट्रोलॉजर और एक इंसान कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर और किसी इंसान के पास नहीं पहुंच सकता जिस तक पहुंचना उसके डेस्टिनी में ना हो। मतलब आप उन्हीं लोगों को एडवाइस करोगे जिनको आप तक पहुंचना है, और आपको उसी इंसान की एडवाइस मिलेगी जिस तक आपको पहुंचना है। मतलब दुनिया में से 90% लोग इसी साइकिल को फॉलो करते हैं। अगर आपको इस साइकिल से बाहर निकलना है, इसके लिए आपको लेके जाऊंगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना है तो उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, उसको एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके वो हायर ऑर्बिट में जंप करेगा। अगर आपको इस साइकिल पैटर्न को ब्रेक करना है तो इसका एक ही तरीका है, वो है कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को आप बढ़ाइए। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बेहतर होती चली जाएगी, आप आध्यात्मिक तौर पे उन्नति करने लगोगे, आप इस साइक्लिक पैटर्न से बाहर भी एनर्जी को आइडेंटिफाई करने लगोगे। और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो उस हिसाब से तो ये एक तरीका हो सकता है कि जिससे आप एक तक पहुंच सकते हैं। बाकी एक और चीज़ है, यहाँ पे बहुत लोगों का मानना है क्या सर हम इसमें कोर्सेज कर दें, सर्टिफिकेट्स कर दें। तो देखिए, अगर हम इतिहास में भी जाते हैं तो ये कोर्सेज और सर्टिफिकेट से ज़्यादा ये एक व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, उसके ऑब्जर्वेशंस पे, गुरुओं के द्वारा सीखे गए ज्ञान पे और उसके अपने अनुभव और रिसर्च पे बहुत डिपेंडेंट रहा है। अब आप इनको या इंट्यूशन को किसी स्ट्रक्चर में या किसी कोर्स में कैसे डिफाइन करेंगे, वो एक सवाल जरूर हो सकता है। बट हाँ, यहाँ पे जरूर है कि जो मेरा मानना है ऐसा कि जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, जिस हिसाब से ये ग्रो कर रहा है, और ज्योतिष के नाम पे या न्यूमरोलॉजी के नाम पे या एस्ट्रोलॉजी के नाम पे या हीलिंग के नाम पे जो गलत चीजें हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो उस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। क्योंकि देखिए, वो कबीर ने कहा है भय बिन होई न प्रीति। तो जब तक बिना भय के लोग मानेंगे नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे लगता है कि सही समय है कि उसको रेगुलेट किया जाए एक एटलीस्ट, और बिना मतलब किसी गवर्नमेंट के या बिना किसी इस तरह के इन्फोर्समेंट के एक यहाँ पे आना इस तरह का जरूरी है, ताकि जो चीज़ों को रेगुलेट कर सके। और ये, और इसलिए रेगुलेट ना करे किससे है, इसके दो फायदे हैं। एक कि जो भारतीय ज्ञान का जो संपन्नता है या जो उसकी जो उसका कैपेबिलिटी है वो भी बचा रहे, वो प्रिजर्व रहे, उसको कोई डाइल्यूशन ना मिले। और दूसरा, जो एक आम इंसान है जो उन चीज़ों को नहीं समझ सकता है, उसके भी अधिकारों की रक्षा हो। तो दोनों ही चीज़ें बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि ये एक नीड ऑफ आवर है। हाँ,
ये डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो सकता है कि सरकार कैसे रेगुलेट करेगी, तो वो मुझे लगता है कि इट्स अ मोड ऑफ अ मोडस ऑपरेंडी कि आप कैसे इसको करोगे, कैसे ट्रैक करोगे, क्या पैरामीटर्स होंगे, तो दैट्स अ मोड ऑफ अ हाउ पार्ट ऑफ इट। बट व्हाट पार्ट ऑफ इट कि क्या करना है, मुझे लगता है ये नीड ऑफ आवर है कि इसको किसी सर्टिफिकेट या किसी कोर्स से ना बांध के हमको एक बहुत ही डायनामिक, ऑब्जेक्टिव और एक रिलेटेबल तरीका डेवलप करने की ज़रूरत है जो चीज़ों को थोड़ा बेटर मतलब एक लोगों के लिए एक रक्षा कवच बन सके, लोग एक आम जनता को, एक आम नागरिक को एक प्रोटेक्शन मिल सके, उसकी नीड ऑफ आवर तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा। सर जो भी आपने बातें बताई आज, ठीक है, मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर करती हैं, बट कहीं ना कहीं लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ में डीपर बिलीव बनाने से पहले उनको उस चीज़ को समझ लेना चाहिए। बिल्कुल, है ना। एंड आप ही की बात से आज के इस पॉडकास्ट को आई कंक्लूड एंड विल कम टू एन एंड कि एक साइंस है, एक सिस्टम है, एक बिलीव है, राइट, कि हमारा जो विक्रम संवत है, इट इज़ एन ओल्डर सिस्टम एंड उसको हमें मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, एंड इट शुड बी ब्रॉट बैक इन द सिस्टम बिकॉज इट इज़ अ मोर ऑटोमेटेड सिस्टम जहाँ पे करेक्शंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बिल्कुल, और उसको लोगों को मानना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक ऐसे सिस्टम पे बिलीव करना जो कि अनसर्टेन है, जो कल फिर से बदल सकता है, उसको ना समझते हुए, मानते हुए वी शुड कम बैक टू अ सिस्टम जो कि हमारे रूट से काफी ज्यादा कनेक्टेड। बिल्कुल, चेंज वो भी करेगा बट दैट इज मोर कनेक्टेड, और वहाँ चेंज आपके प्रेडिक्टेबल चेंजेस होंगे। राइट। So thank you so much sir for bringing a lot of clarity in my thought process. कहीं ना कहीं अभी भी कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं, बट काफ़ी चीज़ों में एक सुलझन महसूस हो रही है। So thank you so much sir for being here and adding value to my life and the people who are watching this podcast. Thank you so much sir.